सांभवी, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, अपना गुजारा करने के लिए वह सिडनी की एक कंपनी में जॉब कर रही थी, जिसे आज नया सीईओ टेक ओवर करने वाला था। सोचते हुए वह मीटिंग हॉल में पहुंच गई। हाय, आई एम कार्तिक आहूजा। जब उसने सीईओ की आवाज़ सुनी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बोली, नहीं, कार्तिक फिर से मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता। मैं रिजाइन डाल दूंगी। वापस आकर सांभवी ने जैसे ही लैपटॉप खोला, वैसे ही वह प्रमोशन के मेल को देखकर चौंक गई। तभी कार्तिक उसके पास आकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेसन, यह जॉब छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। तुम 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई हो। आखिर सांभवी का कार्तिक से क्या नाता था? सांभवी अपने अतीत का सामना अब कैसे करेगी? इन सब बातों को जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। चलिए कहानी सुनते हैं। वो ऑफिस में बैठी अपने लैपटॉप पर नजरें जमाई थी। कभी सामने रखी फाइल देखती तो कभी स्क्रीन पर। तभी बगल से आवाज आई, शंभवी, खाना नहीं खाना क्या? उसने सर ऊपर करके देखा तो रोजी खड़ी थी। शंभवी जैसे किसी और दुनिया से वापस लौट के आई हो। उसने टाइम देखा तो ऑलरेडी 3 बज चुके थे। उसने जल्दी से फाइल बंद की और रोजी से कहा, तुम चलो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। रोजी ने स्माइल करके कहा, हरी अप, ना आज सीईओ की ज्वाइनिंग है और वो बस आने वाले हैं। सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए। रोजी की बात सुन के संभवी ने लंबी सांस के साथ सोचा, हाँ, ये भी आज ही होना था, और डेस्क पर पड़ी फाइल की तरफ देखा। फिर जल्दी जल्दी फाइल्स बंद करने लगी। रोजी जा चुकी थी। लंच बॉक्स लेके वो कैंटीन की तरफ भागी। लिफ्ट के पास पहुंची थी कि 15-20 आदमी का झुंड लिफ्ट से बाहर आया। वो घबरा के साइड हो गई। ध्यान से देखा तो लगा शायद सीईओ और उसके असिस्टेंट और बॉडीगार्ड होंगे। अचानक एक जानी पहचानी स्मेल उसके नाक तक आई। अभी वो कुछ समझ पाती कि एक चेहरे की झलक ने उसे जैसे शॉक में डाल दिया। वो अभी सोच ही रही थी कि उसने किसे देखा कि अचानक उसका फोन रिंग करने लगा। रोजी का नंबर देख के उसने जल्दी से फोन उठाया। हेलो, वेयर आर यू सैम? आई एम वेटिंग फॉर यू। दूसरी साइड से रोजी की आवाज आई, या आई एम कमिंग, वेट फॉर 1 मिनट। बोलते बोलते वो ऊपर की तरफ भागी। लिफ्ट 24th फ्लोर पर रुकी। रोजी लिफ्ट के पास ही खड़ी मिली। शंभवी को देखते ही उसने उसका हाथ पकड़ के एक्साइटेड होकर बोला, सैम, तूने अपने नए सीईओ को देखा? अभी स्टेफी का फोन आया, बोल रही थी नजर नहीं हटेगी, एक बार देख लो तो। शंभवी की आंखों के सामने फिर से उस चेहरे की एक झलक बिजली की तरह चमक गई। वही 6 फीट की हाइट, किया हुआ रंग, चेहरे पर पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस, और सबसे बढ़ के वो स्मेल। उसे जैसे खुद की आंखों पर भरोसा करने का जी नहीं चाह रहा था। और फिर उसने सोचा कि वो क्या सोच रही है। मुश्किल से 1 सेकंड भी नहीं देखा होगा उसने उसे। ये बस उसके दिमाग की उल्टी सोच है। उसने अपने सर को झटका और सोचा कि जो यादें वो पीछे छोड़ आई है, उसे वापस से ताजा कर रही है। 4 साल कम तो नहीं होते हैं अपनी यादों से बाहर आने के लिए। रोजी की आवाज उसके कानों से टकराई, आप खुद से खाएंगी या मैं खुद खिला दूं, मिस बिजी गॉडेस? उसकी बात सुन के शंभवी को हंसी आ गई। उसने कहा, Hey, stop calling me goddess. रोजी बोली, Nope, I will call you busy goddess because you look like an Indian goddess. और अपने काम में इतना बिजी रहती हो कि अपने दोस्तों के लिए समय ही नहीं रहता है। रोजी ने ऐसी आंखें बड़ी करके कहा कि शंभवी की हंसी निकल गई। उस टाइम वो सब भूल गई जो भी अभी उसने कुछ देर पहले देखा था। लंच खत्म करके जैसे ही लिफ्ट में आई कि किसी जानी पहचानी सी स्मेल और सोच ने उसे बेचैन कर दिया। वो उसी लिफ्ट में थी जिससे उसने अपनी कंपनी के नए सीईओ को निकलते देखा था। कुछ सोच के उसने रोसी से पूछा, रोसी, यू नो हिज नेम?
रोसी ने स्माइल करते हुए कहा, कार्तिक आहूजा, इंडियन है। शंभवी के हाथ से लंच बैग छूट के नीचे गिर गया। रोसी ने जल्दी से बैग उठा के उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? शंभवी ने जल्दी से उसके हाथ से बैग लेते हुए कहा, या I'm okay, don't worry। उसे क्या पता थी कि उसके अंदर कौन सा तूफान उठ गया है। वो अपने मन को तसल्ली देते हुए सोच रही थी कि ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, पर डीप डाउन उसे लग रहा था कि उसने जो देखा वो सही है। लिफ्ट से निकल के वो सीधे अपने डेस्क पर गई और सिस्टम ऑन करके फाइल्स देखने लगी, लेकिन उसका दिमाग जैसे चलना भूल गया हो। हाथ साथ नहीं दे रहे थे, वो किसी भीगे पत्ते की तरह कांप रही थी। बॉटल से पानी पी के उसने सोचा कि वो जो सोच रही है वो हो ही नहीं सकता है। जिस इंसान और उसकी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए वो इंडिया छोड़ के सिडनी आ गई, वो उसका पीछा नहीं कर सकता। और फिर इतना कोइंसिडेंस कैसे पॉसिबल है? स्क्रीन पर तभी मेल नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। उसने मेल देखा तो वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए इनविटेशन था। ऑफिस में चहल पहल बढ़ गई। सारी लड़कियां अपने अपने मेकअप ठीक करने लग गई। चारों तरफ बस यही बातें चल रही थी कि सीईओ कितना हैंडसम है, और सब यही चाहती थी कि वो सीईओ को इम्प्रेस कर सके। शंभवी चुपचाप अपनी सीट पर बैठी सोच रही थी कि वो कैसे इस मीटिंग में जाने से बचे, कि तभी रोसी की एक्साइटेड आवाज उसके कानों तक आई। ऊपर देखा तो वो हैवी मेकअप के साथ खड़ी थी। शंभवी ने उसकी तरफ लाचार आंखों से देखा तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई और पूछा, सैम, क्या मेकअप कम लगी है? आज तो सीईओ को इम्प्रेस करके रहूंगी मैं। बस एक बार मेरे प्यार में पड़ जाए, फिर देखना मैं कैसे तुझे उसकी लंबी गाड़ी में घुमाने के लिए ले चलूंगी। उसकी बात सुन के शंभवी कुछ बोलती कि तभी अनाउंसमेंट हुआ, सीईओ इज वेटिंग। आप सभी कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़े। रोसी ने शंभवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो, नहीं तो सामने की सीट चली जाएगी, और मैं सीईओ को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। फिर शंभवी की तरफ देख के बोली, सैम, आज तो थोड़ी लिपस्टिक लगा ले। वैसे तो तू वैसे ही इंडियन गॉडेस लगती है, बट थोड़ा मेकअप कर लेगी तो ये गोरे सारे मर जाएंगे तेरे पीछे। शंभवी को रोसी की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो तो बस इसलिए रुकी थी कि लास्ट में जा सके और पीछे की सीट पर बैठ सके। रोसी लगभग उसे खींचते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल तक ले गई। उसके मन में बस इतना चल रहा था कि कुछ भी हो जाए, बट वो जो सोच रही है वो सही ना हो। जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस हॉल में गई तो देखा कि सीईओ के सामने उसके असिस्टेंट खड़े थे और वो कुछ डिस्कस कर रहे थे। सीईओ का चेहरा उसे दिखाई नहीं दिया और वो रोसी का हाथ पकड़ के सबसे पीछे जाकर बैठ गई। रोसी की बड़बड़ाहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। वो गुस्से में शंभवी को गालियां दे रही थी कि उसने उसे पीछे क्यों बिठा दिया। पीछे बैठी शंभवी के दिमाग में आज से 5 साल पहले के वो दिन फिर से घूमने लगे। LLB कंप्लीट करने के बाद वो LLM करने लंदन चली गई। आंखों में बड़े बड़े सपने थे उसके, जिसमें से एक था लंदन से IIM करना, जो कि आज पूरा हो गया था। कॉलेज के फर्स्ट डे पर वो डरी सहमी सी क्लास पहुंची और सबसे आगे की सीट पर बैठ के बुक पढ़ने लगी। तभी बगल से आवाज आई, कैन आई टेक दिस सीट? उसने ऊपर देखा तो एक 6 फीट का लड़का उसके सामने खड़ा था। पता नहीं शंभवी को क्या हुआ, वो उसके चेहरे से नजर हटाना भूल गई। हाय, I'm कार्तिक। उसकी आवाज से शंभवी का ध्यान टूटा और वो हड़बड़ा के साइड हो गई और बोली, कार्तिक ने स्माइल करके उसकी तरफ देखा और पूछा, आर यू फ्रॉम इंडिया? यस, उसने छोटा सा जवाब दिया। पता नहीं क्यों उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। कार्तिक ने फिर से स्माइल करके पूछा, व्हाट इज योर गुड नेम? उसे लगा जैसे वो अपना नाम भूल गई हो। उसने बुक पर नजर जमा दी और धीरे से कहा, शंभवी। ओह, इट्स नाइस नेम। कार्तिक ने स्माइल करके कहा और बुक खोल के पढ़ने लगा। उसके बगल में बैठते ही शंभवी को पता नहीं क्या हो गया था। ना उसका पढ़ने में मन लग रहा था, ना ही वो कुछ और सोच पा रही थी। ऊपर से वो स्मेल, ना जाने क्यों उससे नशा सा महसूस हो रहा था।
उसने धीरे से कार्तिक की तरफ देखा तो वो अपने बुक में बिजी था। ये पहली बार था जब शंभवी को किसी लड़की को देखकर ऐसा लगा हो। वो खुद इतनी खूबसूरत थी कि लड़के उसकी एक नजर को तरस जाते थे। कमर से नीचे तक कर्ली हेयर, गोरा गोल फेस, झील से भी गहरी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों से लिप्स, दिखने में सच में किसी गॉडेस की तरह थी। एलएलबी करते टाइम भी कितने लड़कों ने उसे अप्रोच किया, बट उसने कभी इन सब बातों में ध्यान नहीं दिया। पर आज पता नहीं क्या था इसमें कि शंभवी खुद को रोक नहीं पा रही थी उसे देखने से। फिर तो डेली का ही ये फिक्स हो गया था कि कार्तिक उसके बगल में बैठता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। शंभवी जहाँ नेचर वाइज इंट्रोवर्ट थी, वहीं कार्तिक रिजर्व था। जितना जरूरी हो उतना ही बोलता। शंभवी को स्टडीज के बाद टॉप कंपनी में जॉब चाहिए थी और कार्तिक को अपना फैमिली बिजनेस संभालना था। कार्तिक के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और उसे इस पर कोई घमंड भी नहीं था। शंभवी जब भी उसे देखती बस यही सोचती, मैन विद क्लास। शंभवी को जब भी किसी की जरूरत होती, कार्तिक उसके पास होता। उसने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा। शंभवी के मन में उसके लिए फीलिंग और स्ट्रॉन्ग होती चली गई। बस उसे इस बात का डर था कि कहीं कार्तिक उसके मन को पढ़ ना ले। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और डिग्री कंप्लीट हो गई। शंभवी खुद से लड़ रही थी कि वो अपनी फीलिंग कार्तिक से कहे या नहीं, क्योंकि उसने अभी तक कार्तिक की तरफ से कुछ भी फील नहीं किया था। उसने अपनी फीलिंग अपने तक रखने का सोचा और पैकिंग करने लगी। जाने वाले दिन वो उसे छोड़ने एयरपोर्ट तक आया। जब उसके जाने का टाइम आया तो उसने बहुत ही गहरी आवाज में कहा, शैम, अगर बुरा ना मानो तो क्या हमारी फैमिली एक दूसरे से मिल सकती है? शंभवी को जैसे झटका सा लगा। उसने उसकी तरफ देखा तो वो बहुत हल्की सी स्माइल कर रहा था। शंभवी ने इतनी सेक्सी स्माइल आज तक नहीं देखी थी। उसने जल्दी से सर नीचे कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि कार्तिक उसके रेड फेस को देख सके, लेकिन कार्तिक तो बस उसे ही देखे जा रहा था। आज शंभवी से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा इस दुनिया में। वो जो दिल में लिए अपने साथ जा रही थी, अब वो पूरा होने वाला था। कार्तिक ने धीरे से आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ा तो उसकी पूरी बॉडी जैसे वहीं फ्रीज हो गई। कार्तिक धीरे से उसके कान के पास आया और कहा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुद के लिए ना सही तो मेरे लिए। अब मैं नहीं होऊंगा ना तुम्हारे पास ध्यान रखने के लिए। ये सुन के शंभवी को अपने कान की गर्मी अपने फेस पर फील हो रही थी। उसने धीरे से सर हाँ में हिलाया और स्माइल करती हुई अंदर चली गई। अब उसके पास सब कुछ था जो उसे जिंदगी से चाहिए था। हेलो एवरीवन। एक जानी पहचानी सी सेक्सी और मैच्योर आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो अपने पास से वापस प्रेजेंट में आ गई। दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गई। आंखों में हल्की सी नमी सी आ गई। कितनी ही रात वो इस आवाज को सुनने के लिए बेचैन गुजारी थी और अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी। तो फिर क्यों जिंदगी ने उसे वापस उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। माय नेम इज कार्तिक आहूजा। आई एम योर न्यू CEO। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करके हमारी कंपनी को और नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तालियों की आवाज से पूरा हॉल गूंज रहा था। तो वहीं शंभवी के चेहरे के रंग उड़ चुके थे। शंभवी का अतीत एक बार फिर उसके सामने आ गया था। शंभवी मन ही मन उस दिन को कोस रही थी जब उसने ग्लोबल एनालिटिक्स ज्वाइन किया था। उसने डिसाइड किया कि वो ये कंपनी छोड़ देगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो खुद को डिस्टर्ब नहीं होने देगी। तभी फिर से अनाउंसमेंट हुई कि ऑफिस में इंटरनल जॉब ओपनिंग्स हैं। एम्प्लॉय के वर्क परफॉर्मेंस के बेसिस पर सिलेक्शन होगी। ये न्यूज सुनते ही सब और एक्साइटेड हो गए। कार्तिक ने सबको थैंक यू कहा और तेजी से बाहर चला गया। शंभवी ने चैन की सांस ली कि उसने देखा नहीं। मन ही मन वो रेजिग्नेशन के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। हॉल से सबसे लास्ट में निकलते टाइम शंभवी ये श्योर कर रही थी कि कार्तिक हॉल से दूर चला गया हो। डेस्क पर वापस आकर वो थोड़ी देर आंख बंद करके सोचने लगी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हे भगवान, फिर से अतीत के पन्ने क्यों पलट दिया आपने? अब मैं क्या करूं? शंभवी ऑफिस में अपनी खूबसूरती के बाद अपने काम की वजह से जानी जाती थी। सबको पता था
कि शंभवी से अच्छा काम शायद ही कोई ऑफिस में करता होगा। वो दिखने में जितनी खूबसूरत थी, नेचर वाइज भी उतनी ही सुलझी और शांत थी। हमेशा सबकी हेल्प के लिए आगे रहती थी। तभी सामने से आते एक आदमी ने शंभवी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसका चेहरा शंभवी को कुछ जाना पहचाना सा लगा। फिर उसे याद आया, अरे ये तो विवेक है जो कॉलेज में कभी कभी कार्तिक से मिलने आया करता था। विवेक सीधे एचआर डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। शंभवी ने लंबी सांस ली और रेजिग्नेशन लेटर टाइप करने लग गई। तभी उसे कुछ याद आया और उसके टाइप करते वक्त हाथ वहीं रुक गए। वो खुद से बोली, अगर मैं ये जॉब छोड़ दूंगी तो सरवाइव कैसे कर पाऊंगी? मेरा रेंट, खाना सब कैसे मैनेज होगा? दरअसल जब शंभवी 15 साल की थी तब उसके माँ और पापा फैक्ट्री में हुए एक एक्सीडेंट में उसे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। उसके पापा और चाचा की आयरन की एक फैक्ट्री थी जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ा किया था। माँ बाप के जाते ही चाचा और चाची ने भी आंखें फेर ली उससे। प्रॉपर्टी में हिस्से के नाम पर उसे ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की शर्त रखी गई। 15 साल की बच्ची माँ बाप के सदमे से उभर ही नहीं पा रही थी। हंसती खेलती हुई मासूम सी बच्ची एकदम चुप हो गई। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने वाला कोई भी नहीं था। दिन बीतने लगे और शंभवी ने अपना LLB कंप्लीट कर लिया। शर्त पूरी होने पर चाचा ने उसे रास्ता दिखा दिया। पढ़ने में वो अच्छी थी और मेहनती भी। उसका बचपन का सपना था कि वो लंदन जाकर पढ़ाई करे। उसके माँ और पापा ने हमेशा उसे उसके लिए मोटिवेट किया था। उसकी दिन रात की मेहनत रंग लाई और लंदन की एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में उसे स्कॉलरशिप मिल गई। सारी कड़वी यादों को पीछा छोड़ के वो अपनी नई दुनिया में चली गई। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होने की वजह से उसे लोन लेना पड़ा। ये सोचकर उसने रेजिग्नेशन लेटर डिलीट कर दिया। उसे अपनी बेबसी पर आज रोना आ रहा था। साथ ही माँ पापा की याद आने लगी। आज अगर वो होती तो वो इतनी मजबूर नहीं होती। शंभवी को इस बात का पता भी नहीं था कि कोई दूर से उसे बस देखे ही जा रहा था। उसे आंसू पहुंचते देखकर उसने जोर से दीवार पर हाथ मारा। शाम को सिस्टम बंद करके अपने सामान के साथ वो ऑफिस से बाहर आई। बस स्टॉप पर वो बस का वेट कर रही थी कि उसने सामने से एक लंबी सी BMW जाती हुई देखा जिसमें वो बैठा फोन पर किसी से बातें कर रहा था। शंभवी खुद को रोक नहीं सकी और वहीं बैठकर आंखों में आंसू लिए वो उस फोन कॉल को याद करने लगी जो लास्ट टाइम कार्तिक ने उसे किया था। मैं कल इंडिया आ रहा हूँ। नेक्स्ट डे अपने मॉम डैड को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। इज दिस ओके फॉर यू? उसकी ये बात सुन के शंभवी परेशान सी हो गई। 1 साल की दोस्ती में उसने अपनी फैमिली के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया था। बस उसे इतना पता था कि उसके माँ पापा नहीं है। शंभवी ने अभी इस बारे में अपने चाचा चाची से बात नहीं की थी। उसे इतनी देर चुप देखकर उसे साइड से आवाज दी, शाम, एनी प्रॉब्लम? उसकी आवाज से उसका ध्यान टूटा। लंबी सांस लेके उसने कार्तिक को बोला कि वो उसे शाम को कॉल करके बताएगी। ऑल राइट, कार्तिक ने धीरे से कहा। जैसे ही शंभवी फोन रखने को हुई, कार्तिक ने बोला, शाम, यू नो कि मैं तुम्हें शाम क्यों बोलता हूं? शंभवी चुप रही, बट वो जानना चाहती थी। कार्तिक ने आगे कहा, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में वो शाम हो जो कड़ी धूप के बाद आती है और मैं पूरी जिंदगी शाम का वेट कर सकता हूँ। आज पहली बार इतने सालों में किसी ने उससे इतने प्यार से बात कही थी। किसी ने उसे इतना इम्पोर्टेंट फील करवाया था। आंख में आंसू खुद ही निकल आए। कार्तिक ने बोला, डोंट क्राई शाम, अब तुम अकेली नहीं हो। शंभवी के मुंह से बस इतना ही निकला। फोन रख के उसने फील किया कि कार्तिक ने उसे हौसला दे दिया चाचा से बात करने का। बस उसके सामने आके खड़ी हुई तो वो अपनी यादों की दुनिया से वापस आई। एक कार में वो अपने फ्लैट में थी। घर आके वो सीधा बेड पर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर ही बीती थी कि फोन के रिंग ने उसका ध्यान खुद की तरफ खींचा। फोन रोसी का था। फोन उठाते ही रोसी की तेज आवाज फोन के बाहर सुनाई दे रही थी। सैम, कंग्रेचुलेशंस, यू आर प्रमोटेड एज अ न्यू पर्सनल लीगल एडवाइजर ऑफ CEO। मुझे तो डाउट नहीं था कि ये पोस्ट कोई और ले सकता है। Only you deserve this post.
Now it's time for party. Okay. Now you enjoy your success. I'll call you later. फोन रखते ही शंभवी जैसे बेजान से अपने बेड पर गिर गई। रोजी एचआर डिपार्टमेंट से थी, इसलिए ये न्यूज गलत नहीं हो सकती थी। वो किसी लाश की तरह फैन को घोरे जा रही थी। ना जाने कितने ही घंटे ऐसे ही बीत गए और बिना चेंज किए वो सो गई। सुबह जब वो उठी तो उसे याद आया कि कल वो बिना चेंज किए ही सो गई थी। जल्दी से उठ के वो वॉशरूम गई। फ्रेश होकर वो बाहर निकली और ऑफिस के कपड़े पहन लिए। आज पहली बार उसे ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। भारी मन से वो ऑफिस की तरफ बढ़ी। ऑफिस के नीचे उसे रॉनी मिल गया। दोनों ने स्माइल एक्सचेंज किया और साथ में ऊपर बढ़ गए। रॉनी ने हंसते हुए कहा, सैम, you become more beautiful. What's the secret? उसकी बात सुन के संभवी ने हल्के से स्माइल किया और आगे बढ़ गई। उसे इस तरह की तारीफें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब तो उसने इन सब पर ध्यान देना भी छोड़ दिया था। दो आंखें शंभवी को लगातार फॉलो कर रही थी। रॉन की बात सुन के उन आंखों में खून उतर गया। सिस्टम ऑन करके शंभवी ने मेल चेक किया। फर्स्ट मेल उसके प्रमोशन का था, जिसे पढ़ के उसके हाथों पसीना आ गए। पूरे ऑफिस में ये न्यूज आग की तरह फैल गई थी। सब उसे कांग्रेचुलेट करने आ रहे थे। रिप्लाई में वो बस स्माइल किए जा रही थी। थोड़ी देर शांत बैठने के बाद उसने सिस्टम पर आंखें गड़ा दी। You know what? They are from same college and batch. और आते ही ये प्रमोशन। लगता है पहले की सेटिंग है। शिप्रा की आवाज उसके कानों से टकराई। अपनी लेफ्ट देखा तो शिप्रा फेस पर जहरीली स्माइल लिए उसे ही देख रही थी। शंभवी ने एक नजर उस पर डाली। वो सिर हिला के वापस अपने काम में लग गई। किसी जंगल के आग की तरह ये न्यूज पूरे ऑफिस में फैल गई। जो लोग कल तक शंभवी को उसके हार्डवर्क और इनोसेंस के वजह से जानते थे, आज वही ये बोलते नजर आ रहे थे कि वो कितनी चालाक और गोल्ड डिगर है। बहुत ने तो ये भी कहानी बना दी कि दोनों का लव अफेयर पूरे कॉलेज में फेमस था। अकेली रोजी ही थी जो सबको ये समझा रही थी कि ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, इसमें सैम का कोई हाथ नहीं है। शंभवी ने रोजी से कहा, तुम किसी को कोई एक्सप्लेनेशन ना दो। फिर शंभवी खुद से बोली, आज मुझे उस इंसान से और भी ज्यादा नफरत हो गई है, इतनी जितनी तब भी नहीं हुई थी जब उसने मुझे अकेला छोड़ दिया था। आज उसकी वजह से मेरे बिना कुछ किए वर्क प्लेस पर अपनी रिस्पेक्ट खो दी मैंने। आंखों में गुस्सा लिए वो अपने आंसू को रोकती रही। किसी और की आंखों में भी गुस्से की आग ऐसे ही जल रही थी, जैसे अभी सब जला के राख कर दे। अभी वो इन सब सोच से निकल के काम पर फोकस करना चाह रही थी कि वही स्मेल उसके नाक से टकराई। सर उठाकर ऊपर देखा तो जैसे सब वहीं थम गया। ब्लैक सूट, डार्क ब्लू शर्ट, आंखों पर एक्सपेंसिव ग्लास, चेहरे पर पहले से भी ज्यादा कामनेस और कॉन्फिडेंस, वेल ग्रूम्ड हेयर और बियर्ड, जैसे सीईओ ना हो कि कोई टॉप मॉडल हो। सारी लड़कियां सांस रोक के बस उसे ही देखी जा रही थी। तभी अचानक से कार्तिक ने शंभवी की तरफ देखा और दोनों की आंखें एक दूसरे से लड़ गई। टाइम जैसे आगे बढ़ना भूल गया हो। शंभवी का बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी नजरें उससे हटाए, बल्कि तो उसकी तब झुकी जब कार्तिक ने अपनी आंखें फेर ली और एचआर डिपार्टमेंट की ओर बढ़ गया। शंभवी को अब खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों देखा उसे। गुस्से से उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुद को संभाल के वो काम करने लग गई। थोड़ी देर में उसका फोन बजा। सामने से रोसी की आवाज आई, मिस शंभवी, आप जहां भी हो एचआर ऑफिस आ जाओ। मिस्टर आहूजा को काम के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। फोन कट हो चुका था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। जहां वो कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने से बच रही थी, वहां 1-on-1 डिस्कशन। उसने फोन उठाया और भारी कदमों से एचआर डिपार्टमेंट की ओर बढ़ गई। आज उसने लाइट ग्रे फॉर्मल्स पहना था, ग्रे पैंट, ब्लेजर और व्हाइट शर्ट और ब्लैक हील्स। उसके लंबे कर्ली मैगी जैसे बाल पीछे की ओर बंधे थे। फेस पर कोई मेकअप ना होने के बावजूद भी वो ऑफिस में सबसे खूबसूरत लग रही थी। गेट पर पहुंच के उसने नॉक किया।
जब आप में गेट खुद ही खुल गया। सामने गेट पकड़े विवेक खड़ा था। उसे देखते ही उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, प्लीज कम इन मिस बोस, बॉस इज वेटिंग फॉर यू। अंदर आते ही सबसे पहले उसकी नजर सामने खड़ी रोजी पर पड़ी, जो कि अपनी एक्साइटमेंट मुश्किल से रोक के खड़ी थी। रूम में उसके अलावा 4 लोग और थे, कार्तिक, विवेक, रोजी और एक लेडी थी जो कि कार्तिक के बगल में खड़ी थी, उसे फाइल पकड़ा रही थी। शंभवी ने सबको हाय कहा और कार्तिक की ओर देखा तो वो उसी को देख रहा था। शंभवी दूसरी ओर देखने लगी। मिस बोस, प्लीज बी कंफर्टेबल, कार्तिक ने शंभवी से कहा और सामने रखी चेयर की ओर इशारा किया। वो चुपचाप वहां बैठ गई और रोजी की ओर देखने लगी। कार्तिक ने बोलना स्टार्ट किया, मिस बोस, कंपनी को इंपीरियल ग्रुप ने ले लिया है, इस वजह से कुछ नियम और काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। अच्छा काम करने की वजह से आपकी तरक्की हुई है और कल से आप मेरे निजी कानूनी सलाहकार के तौर पर काम करेंगी। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। I don't want to continue. मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। अचानक से शंभवी के मुंह से ये सुनकर वहां खड़े सब लोग शॉक में चले गए। वहां कोई काम था तो वो कार्तिक था। उसके फेस पर अभी भी हल्की सी स्माइल थी। शंभवी ने बोल तो दिया था, बट अंदर से वो अपने फ्यूचर को लेकर घबराई हुई थी, लेकिन उसको अपने डिसीजन पर कोई अफसोस नहीं था। उसने सोचा कि इतना तो टैलेंट रखती है कि उसे दूसरी जॉब जल्दी मिल जाएगी। डेली मरने से अच्छा है कि वो भूखी मर जाए। I'm so sorry, Miss Bose. Please have a look. उसने उसकी तरफ एक फाइल बढ़ा दी जिसमें उसके 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए पेपर्स थे और इस कंपनी को ज्वाइन किए शंभवी को अभी 6 महीने ही हुए थे। शंभवी इतनी मजबूर थी उस टाइम कि वो अपने नाखून अपने हाथ में गड़ाई जा रही थी। ऊपर से सामने बैठे आदमी की वो जीत वाली स्माइल उसे देखी नहीं जा रही थी। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का मतलब वो जानती थी। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे 50 लाख रुपए कंपनी को देने होंगे। रोजी सामने खड़ी ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कि लॉटरी लग गई हो। अब शंभवी को छोड़ सबके फेस पर स्माइल थी। उसके पास अभी ऑफर एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने कुछ पेपर्स पर साइन किया। ये भी जानना जरूरी नहीं समझा कि उसकी सैलरी कितनी बढ़ गई है। वो तो जब रोजी ने एक्साइटमेंट में उसे बताया कि उसकी सैलरी पहले से 5 टाइम ज्यादा हो गई है, तब उसे पता चला। 5 टाइम सैलरी इंक्रीज का मतलब वो समझ रही थी। इतनी सैलरी तो वो 2 साल जॉब करने के बाद ही ले पाती शायद। उसने कार्तिक की ओर देखा तो उसने स्माइल करके बोला, डोंट वरी मिस बोस, यू डिजर्व दिस, योर हार्ड वर्क डिजर्व दिस, and most important, from tomorrow onwards you will be directly work with me, so you have to maintain some standard. उसने विवेक की ओर देखा तो विवेक ने कार की चाबी उसके सामने रख दी। मिस बोस, दिस इज योर पर्सनल कार, अब आप इसी से ट्रैवल करेंगी। ये 24 आवर आपके पास रहेगा। शंभवी ने चाबी की ओर देखा और हल्की सी स्माइल के साथ बोली, थैंक यू सो मच बॉस, बट मुझे कार चलाना नहीं आता, so I cannot take this. कार्तिक, you can call me कार्तिक मिस बोस, और मैं तुम्हारे लिए एक पर्सनल ड्राइवर हायर कर दूंगा। I don't want you to be late because of public transport. मेरा टाइम प्राइसलेस है। उसने बहुत ही शांत लहजे में ये बात करी। चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी जिसे देखकर उसका गुस्सा रुक नहीं पा रहा था। कार्तिक ने एक गहरी नजर उस पर डाली जैसे उसे पहली बार देख रहा हो, और फिर उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही बाकी सारे खड़े हो गए। उसने शंभवी की ओर देखा जो कि परेशान सी खड़ी हुई थी और बोला, थैंक यू सो मच मिस बोस फॉर योर टाइम। कल से आपका कैबिन 13 फ्लोर पे शिफ्ट हो जाएगा और आज से ही आपकी कैब सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी। हैव अ नाइस डे, नाइस मीटिंग यू। कार्तिक ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो वो घबरा के उसकी तरफ देखने लगी, फिर धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। कार्तिक ने सॉफ्टली उसका हाथ 1 सेकंड के लिए पकड़ा, फिर तेजी से बाहर चला गया। पीछे से उसके दोनों असिस्टेंट भी बाहर निकल गए। उनके जाने के साथ ही रोजी की तेज आवाज उसके कानों में पड़ी, जो कि उसको हक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी।
रोजी ने उसे जोर से हक किया और फिर आंखों में आंसू लेकर बोली, "You deserve this, my love." शंभवी के पास पूरी दुनिया में रोजी को छोड़ के कोई भी अपना नहीं था। ये रोजी ही थी जिसने उसे इस कंपनी में जॉब दिलवाने में हेल्प की थी। रोजी से तब मिली थी जब वो 4 साल पहले इंडिया छोड़ के सिडनी आई थी। दोनों फ्लाइट में मिली थी। वहीं से बात स्टार्ट हुई और फिर दोनों अच्छी दोस्त बन गई। रोजी को शंभवी के बारे में बहुत सी बातें पता थी, लेकिन ये एक ऐसा राज था जो शंभवी खुद को बताने से भी डरती थी। रोजी खुशी के मारे उसका हाथ पकड़ के बाहर ले गई और अनाउंस करने लगी, "Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to the personal legal advisor of CEO of this company, Miss Bose." तालियों की आवाज से ऑफिस गूंज गया, लेकिन शंभवी सबके स्माइल के पीछे की जेलसी देख पा रही थी। कौन कहता है खूबसूरती काम नहीं आती है, बस उसे कैसे यूज करना है ये पता होना चाहिए। शिप्रा ने हंसते हुए जोर से कहा तो पूरे ऑफिस में हंसने की हल्की आवाज गूंज गई। शंभवी की आंखें फिर से बाहर आई। आज तक किसी ने भी उसके कैरेक्टर को लेके ऐसी बात नहीं कही थी। रोजी ने पास आके उसका हाथ पकड़ के कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से एक गहरी आवाज आई, "Any problem, मिस रोजी?" पीछे मुड़ के देखा तो कार्तिक अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी और फेस पर हंसी कहीं नहीं दिख रही थी। रोजी ने शिप्रा की तरफ देख के कहा, "बॉस, शिप्रा थिंक्स दैट अगर खूबसूरती हो तो कोई भी सीईओ की पर्सनल लीगल एडवाइजर बन सकती है।" फिर उसने गुस्से से शिप्रा की तरफ देखा। कार्तिक ने एक लंबी सांस ली, फिर शिप्रा के पास जाके बोला, "मैडम, मैं आपको ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैंने आपकी वर्क रिपोर्ट देखी है और सच कहूं तो आपका काम उतना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट मैंने सभी स्टाफ की रिपोर्ट देखी है। अगर किसी को लगता है कि ये फैसला गलत है तो वो इसे चुनौती दे सकता है।" कार्तिक की बात सुनकर सब चुप हो गए। शिप्रा गुस्से से नीचे देखने लगी। शंभवी चुपचाप बस कार्तिक को देखे जा रही थी। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा और कहा, "मिस बोस, ड्राइवर आपका वेट कर रहे हैं।" और फिर वो बाहर चला गया। शिप्रा ने गुस्से से शंभवी और रोजी को देखा, फिर गुस्से में अपनी डेस्क पर चली गई। रोजी ने थोड़ी ऊंची आवाज में शंभवी से कहा, "सैम, कार्तिक ने कहा कि तुम्हारा ड्राइवर नीचे वेट कर रहा है, तो जाओ जल्दी।" और फिर उसने शिप्रा की तरफ देखा जो जल के भुन चुकी थी। शंभवी ने जल्दी से अपना बैग उठाया और नीचे की ओर बढ़ गई। वो अभी वहां किसी और को फेस नहीं करना चाहती थी। निकलते टाइम उसे शिप्रा की आवाज सुनाई पड़ी, "डेस्परेट बिच।" आंसुओं को कंट्रोल कर वो नीचे बढ़ गई। नीचे आई तो सामने एक ब्रांड न्यू BMW खड़ी थी। ये वो सेम मॉडल की BMW थी जिसमें उसने कल कार्तिक को देखा था। ड्राइवर आगे बढ़ के बोला, "सलाम मैडम, छोटे साहब ने आपकी जिम्मेदारी मुझे ही दी है, आप चले मेरे साथ।" शंभवी ने करीम चाचा को फौरन ही पहचान लिया। ये वही ड्राइवर थे जो कॉलेज के टाइम पर कार्तिक को कभी कभी छोड़ने आया करते थे। बहुत बार तो इन्होंने उसे भी लेट होने पर हॉस्टल तक छोड़ा था। करीम चाचा शंभवी को बहुत मानते थे और उसे बहुत सारी बातें भी बताते थे जो उसे लाइफ में बहुत काम आती थी। करीम चाचा को देखते ही उसने आगे बढ़ के उनका हाथ थाम लिया और पूछा, "चाचा, कैसे हो आप यहाँ कैसे?" चाचा ने कहा, "बेटिया, छोटे साहब ने बुलाया है तो आ गया। आप गाड़ी में बैठिए, मैं घर तक छोड़ दूंगा।" चाचा की ओर देखते हुए शंभवी ने कहा, "चाचा, आप मुझे यहीं छोड़ दें, मैं खुद घर चली जाऊंगी। रास्ते में मुझे कुछ काम है।" चाचा कुछ बोलते उससे पहले उनका फोन बज गया। फोन पर बात करके उन्होंने शंभवी को देखा और कहा, "बिटिया, तुम्हें जहां जाना है मैं ले चलता हूँ। छोटे साहब का फोन था, उन्होंने आपको घर तक छोड़ने को कहा है। आप जिद ना करें बेटी, मेरी नौकरी का सवाल है।" ये सुन के शंभवी गुस्से से दांत पीसती गाड़ी में बैठ गई। ऊपर से शिप्रा सब देख रही थी। उसने मन में सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए
आज के इंसल्ट का बदला वो लेकर रहेगी। गाड़ी से नीचे उतरते वक्त करीम चाचा ने कहा, बिटिया, छोटे साहब ने कहा है कि ऑफिस आराम से आना, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं कल टाइम से आ जाऊंगा, आप अकेले मत जाना, और खाना भी टाइम पर खाने को कहा है। उनकी बात सुनकर शंभवी का पूरा मुंह कड़वा हो गया। उसने गुस्से से करीम चाचा को कहा, चाचा, अपने साहब को बोलना कि मेरी केयर ना करे। मैं अपना ध्यान खुद रखना जानती हूँ, उनके खैरियत की जरूरत नहीं है मुझे। गुस्से से बोलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो करीम चाचा के सामने ज्यादा बोल गई। उसने लंबी सांस ली, फिर करीम चाचा का हाथ पकड़ के धीरे से बोला, सॉरी चाचा, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। चाचा ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके सर पर हाथ रख के कहा, कोई बात नहीं बिटिया, मैं समझ सकता हूँ। ये सुन के शंभवी को थोड़ा झटका लगा कि चाचा ने ऐसा क्यों बोला। फिर उसने इस पर ध्यान ना देते हुए वो गाड़ी से नीचे आ गई और ऊपर अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गई। उसके जाने पर करीम चाचा ने गाड़ी से उतरकर चारों तरफ देखा। एरिया कुछ खास नहीं था, भीड़ भाड़ वाला इलाका था। शंभवी ने जल्दी जल्दी में ये फ्लैट ले लिया था क्योंकि उसके बजट में था और ऑफिस से पास भी। वो एक एक पैसा जोड़ रही थी ताकि वो अपना एक छोटा सा फ्लैट ले सके। उसके मन में सभी रिश्तों के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो गई थी, इसलिए वो शादी भी नहीं करना चाहती थी। करीम चाचा गाड़ी में बैठ गई। फ्लैट में पहुंच के वो सीधा वॉशरूम में गई और गर्म पानी का शावर लिया। मन कुछ हल्का हुआ तो खुद के लिए खाना बनाने चली गई। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था। अभी वो किचन की तरफ बढ़ी कि तभी डोरबेल ने उसे चौंका दिया। गेट खोला तो सामने विवेक खड़ा स्माइल कर रहा था। शंभवी ने उसे देखकर स्माइल तक नहीं दिया। विवेक ने शंभवी को एक फूड पैकेट पकड़ाया और कहा, मैम, बॉस ने आपके लिए डिनर भेजा है। सुबह से शाम तक का सारा गुस्सा शंभवी की आंखों में उतर आया। उसने धीरे लेकिन गुस्से से कहा, सर प्लीज अपने बॉस को कहिए कि मुझे किसी खैरियत की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही अपने लिए काफी हूँ। अकेले ही जीना आता है मुझे। ऑफिस में उनकी एम्प्लॉय हूँ, वहां कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन ये मेरा घर है और यहाँ मेरी पर्सनल लाइफ है। उनको इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलते टाइम उसका फेस पूरा रेड हो चुका था। विवेक ने उसका फेस देखा, फिर हल्का सा झुक के उसे बाय कहा और वापस चला गया। शंभवी बहुत देर तक गेट पर खड़ी रही, फिर होश आने पर गेट बंद करके बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई और बिना कुछ खाए वो सो गई। सुबह 7 बजे उसकी नींद खुली। थोड़ी देर बेड पर बैठकर वो कल के वाक्यों को याद करने लगी, फिर झटक के खुद उठ गई। थोड़ी देर में वॉशरूम से शावर लेके निकली। बेमन से तैयार होते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। खिड़की से नीचे देखा तो वहां कोई कार नहीं खड़ी थी। वो जल्दी जल्दी रेडी होने लगी, जबकि ऑफिस टाइम स्टार्ट होने में अभी 2 घंटे बचे थे। रेडी होकर उसने ब्रेकफास्ट का वेट भी नहीं किया। वो आज कार नहीं लेना चाहती थी। उसे कार्तिक का कोई भी एहसान नहीं चाहिए था, इसलिए वो जल्दी ऑफिस पहुंच जाना चाहती थी। फ्लैट से नीचे उतर के 4 कदम भी नहीं बढ़ी थी कि पीछे से करीम चाचा की आवाज आ गई, बेटी, कार इधर खड़ी है। शंभवी अपनी चोरी पकड़े जाने पर थोड़ी देर वैसे ही खड़ी रही, फिर थोड़ी स्माइल के साथ पीछे पलटी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी करीम चाचा को देखने की। करीम चाचा ने हंसते हुए कहा, बेटी, मुझसे बचना इतना आसान नहीं है। वो चुपचाप कार में बैठ गई। चाचा अभी भी बाहर थे, किसी से फोन पर बात कर रहे थे। अंदर आके उन्होंने शंभवी से पूछा, बेटिया, आपने कुछ खाया? उसने ना में सर हिला दिया। भूख तो उसे बहुत जोर की लगी थी। करीम चाचा ने एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, खा लो बिटिया, वैसे भी तुम पहले से बहुत पतली हो गई हो। शंभवी ने पैकेट की तरफ देखा और कहा, चाचा, मुझे किसी की एहसान की जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस में खा लूंगी। चाचा ने मुस्कुरा के कहा, बिटिया, लड़ने के लिए भी तो ताकत की जरूरत पड़ती है ना, फिर खाने पर गुस्सा कैसा? ये तो अल्लाह की रहमत है, इस पर किसी का हक हो सकता है?
चाचा की बात सुनकर वो कुछ नहीं बोल पाई और पैकेट ले लिया। पैकेट में उसका फेवरेट चीज सैंडविच रखा था। थोड़ी देर उसने देखा, फिर लंबी सांस लेकर खाना शुरू कर दिया। ऑफिस पहुंच के वो धीरे धीरे अपने डेस्क के पास पहुंची तो वहां से अपना कोई भी सामान नहीं दिखा। फिर उसे याद आया कि उसका सामान तो न्यू ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि 13 फ्लोर पर था। पैर पटकते हुए वो लिफ्ट की तरफ चल दी। 13th फ्लोर पर पहुंचकर वो लिफ्ट से बाहर निकली कि सामने विवेक स्माइल करता हुआ खड़ा था। उसे देखकर वो थोड़ा शर्मा गई। कल उसने विवेक से जैसे बात की थी, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उससे आंख मिलाने की। विवेक ने बहुत ही शांत और खुश लहजे में कहा, गुड मॉर्निंग मिस बोस, वेलकम टू द न्यू ऑफिस, आई विल शो योर न्यू प्लेस। शंभवी ने हल्की सी स्माइल के साथ उसे विश किया और उसके पीछे चल दी। थोड़ी दूर जाने पर उसने विवेक को बीती रात के लिए सॉरी बोला तो विवेक ने हंस के बोला कि कोई बात नहीं, उसे तो कुछ याद भी नहीं है। विवेक के पीछे चलते हुए एक बड़े से कैबिन में आ गई। वेल डेकोरेटेड ऑफिस को वो ध्यान से देखने लगी तो उसकी नजर सेंटर में रखी एक बड़ी सी टेबल पर पड़ी जिस पर कार्तिक के नाम की प्लेट रखी हुई थी। फिर उसके बगल वाली टेबल पर देखा तो उसके होश गुम हो गए। वहां उसके नाम की नेम प्लेट रखी थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसके मुंह से अचानक ही निकला, विवेक, क्या मैं अपनी पुरानी सीट पर जा सकती हूँ? विवेक ने उसकी तरफ देख के नाम में सर हिलाया। शंभवी ने गुस्से से अपना बैग टेबल पर पटका और बड़बड़ाने लगी, बड़े लोग हैं तो क्या हमेशा अपनी चलाएंगे? मैं भी देखती हूँ मुझे यहाँ कैसे बैठाते हैं। एक बार मेरे सामने आ जाए फिर बताऊंगी उसे। उसे गुस्से में बड़बड़ाते देखकर विवेक की हंसी निकल गई, लेकिन वो वहीं शांत खड़ा रहा। विवेक की ओर देखकर वो सर नीचे करके मनी मन कार्तिक को गाली देने लगी। सर नीचे करके भी वो यही सोच रही थी कि कैसे वो इस सिचुएशन को हैंडल करे। उसने सोचा कि वो अपने इमोशंस को साइड रखेगी और प्रोफेशनल होके ही बात करेगी, और कुछ भी हो जाए सीट तो चेंज करवा के ही रहेगी। सामने रखे लैपटॉप को उसने उठाया और काम करने लगी, लेकिन दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसे कार्तिक से बात क्या करनी है। अभी 15 मिनट ही बीते होंगे कि 5-6 लोगों के कदमों की आवाज आने लगी जो कि ऑफिस की ओर ही बढ़ रहे थे। उसने सामने देखा तो कार्तिक अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ आ रहा था। ब्लू सूट में वो बिल्कुल मॉडल लग रहा था। कुछ देर के लिए शंभवी सब कुछ भूल के उसी को देखने लग गई। फिर अचानक से उसे सब याद आ गया और वो गुस्से से लैपटॉप को देखने लगी और मन ही मन दोहराने लगी कि उसे क्या क्या बोलना है। इतने में सब कैबिन के गेट तक आ गए। बॉडीगार्ड्स गेट पर ही रुक गए थे। कार्तिक अपने असिस्टेंट के साथ अंदर आया और हल्की सी स्माइल के साथ शंभवी को देखा जो उसके आने पर खड़ी हो गई थी। उसने उसी गहरी आवाज में शंभवी से कहा, गुड मॉर्निंग मिस बोस, आपको मेरे अंदर आने पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट अ जज, प्लीज बी कंफर्टेबल। शंभवी के गले तक कड़वाहट उतर आया। आंखों को छोटा करके वो सोचने लगी, जब तक हम मेरे बगल में हो तब तक तो कंफर्टेबल हो ही नहीं सकती ना। उसके एक्सप्रेशन को देखकर कार्तिक के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई, जिसे उसने बहुत स्मार्टली छिपा के उससे पूछा, एनी प्रॉब्लम मिस बोस, आपने मुझसे कुछ कहा? शंभवी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मन में सोचा, यह आदमी क्या मन भी पढ़ना चाहता है क्या? फिर जल्दी से मुंह बंद करके उसने नाम में सर हिला दिया। हेलो मैम, माई सेल्फ सूफिया, आई एम मिस्टर आहूजा's पर्सनल सेक्रेटरी। कार्तिक के साथ आई लेडी ने उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया तो शंभवी ने बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बाद जब उसने अपना सर घुमाया तो देखा कार्तिक उसे ही देख के स्माइल कर रहा था। उसके देखते ही वो दूसरी तरफ देखने लगा। ये देख शंभवी का मूड और खराब हो गया। जिस आदमी की परछाई वो अपनी जिंदगी में नहीं चाहती थी, अब वो उसके बगल में बैठ के काम कर रही थी। कार्तिक की सीट पर बैठते ही सूफिया ने उसे फाइल देना स्टार्ट कर दिया। विवेक उसे आगे आने वाली मीटिंग्स के बारे में बताने लगा। सब सुनने के बाद उसने सर हिलाया। दोनों उसके सामने हल्का सा झुके। जाते टाइम कार्तिक ने कुछ इशारा किया। दोनों समझ गए कि वो क्या कहना चाहता है।
बाहर जाके उन्होंने गेट बंद किया और बॉडीगार्ड को कुछ कहा। वो लोग वहां से चले गए। अब केबिन में कार्तिक और शंभवी के अलावा कोई नहीं था। वो डॉक्यूमेंट में ऐसे बिजी थी कि उसने देखा ही नहीं वो कार्तिक के साथ अकेली है। काम करते करते उसे किसी की नजर की गर्मी महसूस हुई। सर ऊपर किया तो उसकी जान निकल गई। केबिन में वो अकेली थी कार्तिक के साथ और वो उसे बहुत गहरी नजरों से देख रहा था। जैसे ही आई कांटेक्ट हुआ, शंभवी कांप गई, जबकि वो उतना ही शांत रहा। शंभवी के हाथ पांव ठंडे हो गए थे। मिस बोस, डू यू वांट टू से समथिंग? कार्तिक की आवाज सुन के वो याद करने लगी वो सब जो उसने सोचा था कि आज वो बोल के ही रहेगी, लेकिन उसकी आवाज जैसे रुक गई। थोड़ी देर में जब कुछ नॉर्मल हुई तो उसने कहा, बॉस, प्लीज चेंज माई सीट। आई एम नॉट कंफर्टेबल हियर। इट विल इफेक्ट माई वर्क। बोलते टाइम उसके हाथों से पसीना आ रहा था। कार्तिक ने लंबी सांस लेकर कहा, Miss Bose, you are my personal advisor. It will be very inconvenient for me to contact with you every time on phone call. कार्तिक ने ऐसे कहा जिसके बाद बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। उस केबिन में शंभवी के लिए मिनट भी साल की तरह बीत रहे थे। कार्तिक अपने काम में ऐसे बिजी हो गया था जैसे उसके आसपास कोई हो ही नहीं। ये बात उसे बहुत राहत दे रही थी। वो बार बार फोन देख रही थी और मन ही मन रोसी को गाली दे रही थी कि उसने अभी तक लंच के लिए उसे फोन क्यों नहीं किया। तभी कार्तिक की आवाज उसके कानों से टकराई। Miss Bose, let's go for lunch. It's already late. उसकी बात सुनते ही शंभवी सीट से खड़ी हो गई और बाहर जाने लगी। तभी कार्तिक ने कहा, Miss Bose, let's go together. ये सुन के उसकी बॉडी ने उसका साथ छोड़ दिया। कांपते होठों से उसने कहा, सॉरी सर, I'll go with Rosie. She is waiting for me. कार्तिक ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, Ma'am, please call me Karthik. And one client is about to call, so I need your advice. स्माइल करते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा। उसका बस नहीं चल रहा था, नहीं तो सामने से आ रहे इंसान को अपनी आंखों से जला देती। वो गुस्से में पैर पटकती, वो उसके पीछे चल दी। दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़े। कार्तिक ने पर्सनल लिफ्ट का गेट खोला और शंभवी को पहले जाने दिया। After you, ma'am. लिफ्ट से सीधा वो बेसमेंट में गए। वहां खड़े बॉडीगार्ड आगे बढ़े तो उसने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। ड्राइवर के हाथ से गाड़ी की चाबी लेते हुए वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो उसे फॉलो करती हुई गाड़ी तक गई। गाड़ी स्टार्ट होते ही वो जल्दी से गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठ गई। उसे कार्तिक के साथ बिल्कुल नहीं बैठना था। उसे पीछे बैठता देख वो धीरे से हंसा, फिर बहुत ही सॉफ्टली बोला, Ma'am, I'm not your driver. Please join me here. वो धीरे से नीचे आ गई और आगे आके बैठ गई। 5 मिनट के अंदर गाड़ी मेन रोड पर थी। वो विंडो के बाहर ऐसे देख रही थी जैसे आज तक उसने कभी रोड, बादल, कार नहीं देखी हो। पूरे रास्ते दोनों में से कोई नहीं बोला। गाड़ी एक बहुत ही आलीशान होटल के आगे रुकी। वहां उतरते ही 4 बॉडीगार्ड्स ने दोनों को घेर लिया। गाड़ी की चाबी सिक्योरिटी की तरफ उछालते हुए वो आगे बढ़ा। पीछे पीछे वो भी चली। हॉल क्रॉस करते ही सामने विवेक और सोफिया खड़े थे। उनके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। दोनों को देखते ही सोफिया आगे बढ़ी और शंभवी के हाथ से उसका बैग ले लिया। वो उसे मना करती रही, बट उसने उसकी एक ना सुनी। शंभवी ने आज तक इतना लग्जूरियस रेस्टोरेंट कभी नहीं देखा था। टेबल पर बैठते ही कई तरह के डिश सामने रख दिए गए। सारे डिश हेल्दी एंड हाइजीनिक थे। कार्तिक ने शंभवी के प्लेट में चिकन के कुछ पीस रख दिए और कहा, Ma'am, please have some. उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो कुछ बोलने वाली थी कि उससे करीम चाचा की बात याद आ गई। बिटिया, खाने से कैसी दुश्मनी। वो बोलते बोलते रुक गई। प्लेट सामने रख के उसने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके प्रेयर करने लगी, जो कि वो हमेशा अपने खाने से पहले करती थी। उसकी ये आदत बचपन से ही थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि खाने से पहले हमेशा भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हमें आज ये खाना मिला है। उसने खाने की वैल्यू तब जानी जब माँ पापा के जाने के बाद उससे कोई खाना तक नहीं पूछता था। बहुत बार तो वो 2 दिन तक भूखी रह चुकी थी।
वो तो अपनी प्रार्थना में बिजी थी। सामने कोई था जो उसके चेहरे में भगवान ढूंढ रहा था। कार्तिक उसे बहुत गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। शंभवी पहले से ज्यादा पतली और कमजोर हो चुकी थी। अपना घर लेने की जिद ने उसे भूखा तक रहना सिखा दिया था। बिना माँ बाप की बच्ची और कर भी क्या सकती थी। उसने धीरे से आंख खोली तो कार्तिक को अपनी तरफ ही देखते पाया। वो भी उसकी आंखों में दर्द पड़ सकती थी। नजर नीचे कर उसने स्टार्ट कर दिया खाना। 2 पीस चिकन खा के उसने स्पून नीचे रख दिए। कार्तिक ने हाथ बढ़ा के सूप एक बोल में निकाला और इसकी तरफ बढ़ा के कहा, हैव सम। शंभवी ने धीरे से कहा, आई एम फुल बॉस। कार्तिक ने स्माइल करके कहा, ठीक है, बट मैंने तो नहीं खाया अभी तक, मुझे कंपनी तो दे सकती है ना। फिर उसने खुद से ही उसके सामने सूप का बोल रख दिया। चिकन कॉर्न सूप शंभवी का फेवरेट था। वो धीरे धीरे बिना कुछ बोले सूप पीने लगी। खत्म करके दोनों बाहर निकली और ऑफिस की तरफ बढ़े। दूसरी कार में विवेक, सोफिया और बॉडीगार्ड उनके साथ चल रहे थे। होटल से गाड़ी निकली तो शंभवी फ्रंट सीट पर आंख बंद करके बैठ गई। आंख बंद करते ही उसे 4 साल पीछे हुई उस रात की बात याद आने लगी। कार्तिक के फोन रखते ही उसने सोचना स्टार्ट कर दिया कि वो क्या बात करेगी चाचा से। वो हॉल तक गई थी कि चाचा को वहीं बैठा पाया। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। बगल में बैठी चाची कोई नॉवल हाथ में लिए कुछ सोच रही थी और सामने उसके चाचा की बेटी रिद्धि, जो कि उससे 2 महीने छोटी थी, सोफे पर लेटी अपना फोन चला रही थी। वो शंभवी से थी तो छोटी, लेकिन देखने में वो कहीं बड़ी लगती थी। शंभवी 25 की होके भी 18 की लगती थी। ऊपर से ऐसी खूबसूरती कि आंखें ठहर जाए। एक बहुत बड़ा कारण था रिद्धि और उसकी चाची के पास उससे नफरत करने के लिए। शंभवी ने धीरे से चाचा से कहा, काकू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुन के तीनों उसकी तरफ देखने लगे। चाची ने चाचा की ओर देखकर आंखें दिखाई तो चाचा ने उसके बोलने से पहले ही कहा, देखो शामू, शर्त के मुताबिक मैंने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दिया है। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 पैसा भी नहीं है। उनकी बात सुनकर शंभवी कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोली, काकू, पैसे नहीं चाहिए मुझे, लेकिन आशीर्वाद तो है ना मेरे लिए। मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। तीनों उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर रुकने के बाद शंभवी ने बोलना शुरू किया, काकू, कॉलेज में मैं कार्तिक से मिली, जो कि मेरा बैचमेट था। फिर हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वो अपने मम्मी पापा को लेकर यहाँ आना चाहता है आप लोग से मिलने। उसकी बात सुनते ही चाचे के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। उन्होंने मुंह बना के कहा, विदेश पढ़ने गई थी या मुंह काला करने? हिम्मत तो देखो इसकी, कैसे बाप चाचा के सामने मुंह उठा के आ गई है। चाचा ने हाथ के इशारे से चाची को चुप करने को कहा। फिर शंभवी से पूछा, क्या नाम है लड़के का और करता क्या है? शंभवी ने धीरे से कहा, कार्तिक आहूजा। उसने मेरे साथ IIM कंप्लीट किया है और अब वो अपना फैमिली बिजनेस संभालेगा। इतना सुनते ही रिद्धि के हाथ से फोन नीचे आ गिरा। वो उठ के शंभवी के सामने आई और पूछा, तुमने क्या अभी कार्तिक आहूजा का नाम लिया? वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी इंपीरियल ग्रुप के चेयरमैन के बेटे का? शंभवी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, मुझे नहीं पता है कि उसके पापा कौन है। वो तो बस मेरा बैचमेट था। रिद्धि ने भाग के अपना फोन उठाया, फिर उसमें कुछ टाइप करके शंभवी को दिखाया तो स्क्रीन कार्तिक के फोटो से भरी हुई थी। वो बस स्क्रीन पर देखते रही। रिद्धि ने फिर पूछा, क्या ये वही है? शंभवी ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। तीनों को जैसे सदमा लग गया हो और शंभवी बस यही सोच रही थी कि इतने बड़े बाप का बेटा इतना सिंपल कैसे हो सकता है कि इतने दिन साथ रहने के बाद भी उसे पता नहीं चला कि वो कौन है। फिर उसने सोचा कि उसके पापा के पोजीशन से क्या लेना देना। उसने तो उस कार्तिक से प्यार किया था जो उसकी तरह ही सिंपल इंसान है। उधर चाचा, चाची और रिद्धि आंखों ही आंखों में कुछ बात कर चुकी थी। चाची ने शहद से मीठी आवाज में कहा, शामू, मुझे माफ कर दे बेटी, जो मैंने तुझसे ऐसी बात की। तो ये सब बात अब बड़ों पर छोड़ दे।
तेरे चाचा पहले उनसे फोन पर बात करना चाहते हैं। वो इतने बड़े लोग हैं, उनसे मिलने से पहले तैयारी भी तो जरूरी है। तू बस कार्तिक का फोन नंबर दे दे मुझे। शंभवी ने कार्तिक का नंबर चाची को दे दिया। मन ही मन वो इतनी खुश थी कि आज पहली बार ही सही उसकी बात मानी गई थी इस घर में। वो स्माइल करती हुई वहां से निकल गई। अचानक से गाड़ी रुकी तो उसका ध्यान भी टूट गया। उसने देखा कार्तिक उसकी तरफ ही देख रहा था, जैसे उसके मन की बात पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वो उससे नजर हटा के गाड़ी से नीचे उतर गई। कार्तिक उसके साथ लिफ्ट में ऊपर तक आ गया। कैबिन के गेट तक आकर उसने उसके लिए गेट खोल के कहा, मैम, हैव सम रेस्ट, आई एम गोइंग फॉर अ मीटिंग, विल बी बैक आफ्टर 2 hours। इतना बोल के वो बाहर की तरफ चला गया। उसने देखा उसके बाहर जाते ही 2 बॉडीगार्ड गेट पर आकर खड़े हो गए। वो अपनी सीट पर बैठ के सोचने लगी, तो क्या वो ऊपर तक बस छोड़ने आया था? फिर उसने अपनी सोच को वहीं पर रोककर और डॉक्यूमेंट देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसे रोसी की याद आने लगी तो उसने अपना फोन निकाला। रोसी के 10 मिस कॉल्स ने उसको थोड़ा डरा दिया। उसे पता था कि रोसी बहुत गुस्सा करेगी। उसका नंबर डायल करके उसने फोन कान में लगाया। रोसी की तेज आवाज ने उसका वेलकम किया। सैम की बच्ची पर्सनल एडवाइजर बन गई है तो क्या एक दिन में भूल गई मुझे? अपना फोन देख, कितने मिस्ड कॉल्स हैं उसमें। उसको ऐसे गुस्सा करता देखकर शंभवी को बहुत अच्छा लग रहा था। कोई तो है जिसकी केयर करता था। उसने हंसते हुए कहा, सॉरी मेरी जान, फोन साइलेंट पर था तो पता ही नहीं चला। तुमने लंच किया? उसकी प्यार भरी आवाज सुनकर रोसी का गुस्सा गायब हो गया। उसने मुंह बना के बोला, हाँ तो करनी पड़ी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। शंभवी ने स्माइल करके कहा, रोज आज शाम मेरे साथ घर चल रही हो तुम, पार्टी ऑन मी। 2 दिन से उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो इतनी ज्यादा भर गई थी कि उसने डिसाइड किया कि अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट वो रोसी के साथ शेयर करेगी। उसे लग रहा था कि अगर उसके अंदर से ये नहीं निकला तो वो घुट के मर जाएगी। रोसी ने शंभवी से कहा, आई एम सो सॉरी सैम, आज मुझे ऑफिस की एक मीटिंग अटेंड करनी है तो शायद आज मैं नहीं आ पाऊंगी, बट डोंट वरी, कल मैं पक्का तुम्हारे साथ चलूंगी, ओके? पर सॉरी। उसकी बात सुन शंभवी ने स्माइल करके कहा, नो प्रॉब्लम रोज, वर्क कम्स फर्स्ट, तुम कल आ जाना। इतना बोल के उसने फोन रख दिया और डॉक्यूमेंट देखने लगी। उसकी नजर बगल वाली टेबल पर रखी कार्तिक की नेम प्लेट पर पड़ी। थोड़ी देर वो उसे देखती रही। उसे उसके नाम से भी अलग ही पावर फील हो रही थी। वो एक ऐसी पर्सनालिटी था जिसके आगे किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। उसकी प्रेजेंस ऐसी थी कि वो किसी को भी अपनी एक नजर से चुप करवा सकता था। कम बोलने की उसकी आदत पुरानी थी। टाइम के साथ पर्सनालिटी और भी निखर गई थी। बॉडी ऐसी थी कि कोई उलझने का सोच भी नहीं सकता। भगवान ने बहुत शिद्दत और फुर्सत से बनाया होगा उसे। गेट खुलने की आवाज से वो गेट की तरफ देखने लगी। सामने कार्तिक, विवेक और सोफिया के साथ अंदर आ रहा था। वो लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। शंभवी को देखते ही कार्तिक ने हाथ ऊपर किया तो दोनों चुप हो गए। उसने शंभवी की ओर देखा और पूछा, मिस बोस, आपने रेस्ट नहीं किया? शंभवी ने आंखें नीचे करके कहा, नो बॉस, आई एम गुड, और डॉक्यूमेंट को देखने लगी। उसे उस टाइम फिर से गुस्सा आने लगा। वो सोच रही थी कि विवेक और सोफिया क्या सोचेंगे कि वो अपनी पर्सनल एडवाइजर की इतनी केयर क्यों कर रहा है। उसके लिए उसका सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आता था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे कहे कि उसने बॉस को फंसा लिया है। कार्तिक ने उसकी तरफ थोड़ी देर देखा, फिर विवेक और सोफिया से डिस्कस करने लगा। शंभवी जानती थी कि कार्तिक को पर्सनल एडवाइजर की कोई जरूरत नहीं थी। वो खुद भी एक लॉयर था। उसने जानबूझकर ये पोजीशन उसे दिया था। सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। शाम को वो कार में बैठकर घर निकल गई। उसके निकलते ही एक और BMW वहां आकर खड़ी हो गई, जिसमें कार्तिक पहले से ही बैठा था। उसके बगल का गेट खुला और एक लड़की उसके बगल में आकर बैठ गई और गाड़ी आगे बढ़ गई। कार्तिक ने लैपटॉप बंद किया और उस लड़की की तरफ देखा। हेलो मिस्टर आहूजा, रोजी ने हल्की आवाज में कहा। रिप्लाई में कार्तिक ने अपना सर हिलाया। फिर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर में वो एक रेस्टोरेंट के सामने उतरे और अंदर चले गए। रेस्टोरेंट में उनके अलावा कोई नहीं था।
गेट पर बॉडीगार्ड खड़े थे। कार्तिक को देखते ही वहां के मैनेजर भागते हुए आया और झुक के उनका वेलकम करने लगा। कार्तिक सर हिला के आगे बढ़ गया। रोजी उसके पीछे चल रही थी। एक टेबल पर कार्तिक ने आगे बढ़ के चेयर खींचा और रोजी की तरफ देख के बोला, प्लीज मैम। रोजी बैठ गई तो वो उसके सामने बैठ गया। कार्तिक के फेस पर कोई स्माइल नहीं थी। आंखें बिल्कुल डार्क, जैसे कितने ही सीक्रेट उसमें आराम से सो रहे हों। कार्तिक ने आंखें सिकोड़ के उससे कुछ कहना शुरू किया। जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, रोजी के एक्सप्रेशन बदलने लगे। आंखों में आंसू लिए वो बस सुनती रही। करीब 1 घंटे बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले। गाड़ी में बैठ के वो रोजी के घर की तरफ बढ़ गए। दूसरे दिन वो जब ऑफिस आई तो कार्तिक पहले से ही ऑफिस आ चुका था और फाइल्स पढ़ने में बिजी था। उसके दोनों साइड विवेक और सूफिया खड़े उसे असिस्ट कर रहे थे। उसे देखते ही विवेक और सूफिया ने उसे विश किया। कार्तिक ने सर ऊपर किया और उसे देखा। ब्लैक कलर के फॉर्मल ड्रेस में वो किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। ड्रेस उसके बॉडी को परफेक्टली शेप दे रहा था। एक एक कर्व बिल्कुल क्लियर थे। कार्तिक को जब उसने विश किया तो उसने भी उसे धीरे से विश किया। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहा हो। उस दिन बहुत ज्यादा काम होने की वजह से दोपहर तक दोनों में से किसी को सर उठाने तक का टाइम नहीं था। थोड़ी देर बाद लंच भी कैबिन में ही आ गया था। बहुत मना करने के बाद भी कार्तिक ने उसे अपने साथ ही खाना खिलाया। खाना खाने के बाद शंभवी उठी और कार्तिक के सामने जा खड़ी हुई। बॉस, क्या मैं रोजी से मिलने नीचे जा सकती हूँ? कार्तिक ने ऊपर उसकी तरफ देखा, फिर स्माइल करके बोला, मैम, आप कहीं भी जा सकती हैं। आपको मेरे से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही शंभवी ने उसे थैंक यू कहा और गेट की तरफ भागी। वो जितना जल्दी हो सके वहां से भाग जाना चाहती थी। उसे रोजी से मिले 2 दिन हो गए थे। कार्तिक ने उसे पीछे से जाते हुए देखा तो उसे कुछ याद आ गया। उसने फोन उठाया और सूफिया को कैबिन में आने को कहा। शंभवी कैबिन से ऐसे भागी कि सीधा लिफ्ट में जाके रुकी। नीचे पहुंच के वो रोजी के पास पहुंची। उसे देखते ही रोजी ने झपट के उसे गले से लगा लिया और बहुत देर तक अपने से दूर नहीं किया। आज उसका हक शंभवी को कुछ अलग सा लगा। फिर उसने सोचा कि शायद 2 दिन बाद मिली है, इसीलिए उसने मुस्कुरा के रोजी को देखा और पूछा, हैड योर लंच? रोजी ने हाँ में सर हिलाया और उसे देखने लगी। फिर उसने पूछा, तुमने खाया? शंभवी ने कल से आज तक उसके साथ जो भी हुआ सब गुस्से में उसे बता दिया कि कैसे सीईओ ने उसे सीट नहीं चेंज करनी थी और जबरदस्ती लंच पर ले जा रहे हैं। वो तो गुस्से से बोल रही थी, लेकिन रोजी स्माइल करते हुए सुन रही थी। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। मेल खोला तो उसमें ऑफिस आउटफिट चेंज हो जाने की इन्फॉर्मेशन थी। उसमें लिखा था कि नेक्स्ट वर्किंग डे से फीमेल एम्प्लॉय की ड्रेस कोड चेंज कर दी गई है। अब वो अपनी कंफर्ट के हिसाब से आउटफिट चूज कर सकती है। पहले ऑफिस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो ऐसे फॉर्मल्स पहनने पर मजबूर थी जो कि कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थे। मेल पढ़ के रोजी के फेस पर एक अलग सी स्माइल आ गई। उसने चुपके से सैम के ड्रेस को देखा तो वो समझ गई कि पूरे ऑफिस के ड्रेस कोड चेंज करवाने का रीजन क्या है। वहीं शंभवी भी कुछ सोच रही थी। फिर रोजी को देखकर उसने मेल को इग्नोर कर दिया। मेल कार्तिक ने भी देखा। हल्की सी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। उसे तो अच्छी तरह से पता था कि शंभवी को इंडियन ड्रेस पहनना कितना पसंद था। आंख बंद करके वो चेयर पे बैठा था। आंख बंद करते ही उसे वो दिन याद आ गया जब शंभवी के चाचा का कॉल उसके फोन पर आया था। नंबर देख के उसने फोन उठाया तो सामने एक चापलूसी से भरी आवाज सुनाई दी। वो समझ गया कि सामने फोन पर कौन है। भले ही शंभवी ने उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया था अपनी फैमिली के बारे में, लेकिन उसे उसके बारे में छोटी से छोटी बात पता थी। उसके चाचा ने उसे और उसकी फैमिली को मिलने के लिए कोलकाता बुलाया था, जहां शंभवी का घर था। आने की डेट और जगह डिस्कस कर फोन रख दिया उसने। उसे अच्छी तरह पता था कि शंभवी की चाची कैसी है। वो शादी से पहले शंभवी की लाइफ से जुड़े हर एक इंसान को अच्छे से जान लेना चाहता था और उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो शंभवी को वो हर खुशी देना चाहता था जिससे वो इतने दिन दूर रही थी। जब उसने शंभवी को पहली बार लंदन के रोड पर देखा था
तो उसके लिए जैसे दुनिया वहीं रुक गई थी। उसने उसके बारे में सब पता लगाया और फिर उसके कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया। उस टाइम तक वो ऑलरेडी पूरा बिजनेस टेक ओवर कर चुका था, पर सब कुछ छोड़ के वो बस उन 2 झील जैसी गहरी आंखों में डूब जाना चाहता था। पूरे कॉलेज को ये बात बता दी गई थी कि कोई भी गलती से भी शंभवी पर आंख उठा के नहीं देखेगा। बस एक शंभवी ही थी जिसे इस बात की खबर नहीं थी, ना ही इस बात की कि जिसके लिए उसके मन में फीलिंग थी वो तो बस उसके लिए ही वहां आया था। दूसरे दिन जब उसने शंभवी को कॉल किया तो उसका फोन ऑफ आ रहा था। उसे किसी अनजाने से डर का एहसास हुआ। उसने विवेक को कोलकाता की फ्लाइट बुक करने को कहा। 2 घंटे के अंदर वो उसके घर के सामने खड़ा था। डोरबेल बजाने पर रिद्धि ने दरवाजा खोला और उसे ऐसे देखने लगी जैसे आज तक किसी लड़की को देखा ही ना हो। कार्तिक ने उसे इग्नोर करते हुए पूछा, शंभवी कहाँ है? रिद्धि ने अपने ड्रेस को नीचे की तरफ खींचते हुए कहा, वो तो अपनी मौसी के यहाँ गई है। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई तो जाना पड़ा। आप अंदर तो आइए। कार्तिक जानता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो उसके चाचा से बात करके ये क्लियर करना चाहता था कि अगर उन लोगों ने उन दोनों के बीच आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। वो अंदर आ गया और उसके चाचा का वेट करने लगा। रिद्धि जल्दी से अपनी माँ को लेके आ गई, जो उसके सामने बैठ के रिद्धि की बढ़ाई कर रही थी। थोड़ी देर बाद रिद्धि एक बहुत ही छोटी और डीप नेक की ड्रेस पहन के हाथ में एक ग्लास पानी का लेकर आई। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस उसके हाथ से पानी ले लिया। थोड़ी देर बाद ही उसे कुछ चक्कर से आने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दोनों माँ बेटी ने उसे उठाया और रिद्धि के रूम में ले गई और बेड पर लिटा दिया। उसका शर्ट उतार कर जगह जगह नाखून के दाग बना दिए, फिर अपने कपड़े उतार कर उसके बगल में लेट गई। शंभवी अपने चाचा को लंच देने फैक्ट्री गई थी। वो जैसे ही घर आई, एक जानी पहचानी सी स्मेल ने उसे वहीं रोक दिया। फिर वो ये सोच के शर्मा गई कि उसे अब कार्तिक के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके आते ही चाची ने उसे एक गिलास पानी देते हुए कहा कि जाके रिद्धि को दे आए। जैसे ही वो रिद्धि के रूम में पहुंची, उसके हाथ से गिलास छूट के नीचे गिर गया। रिद्धि रूम के कोने में बैठी रोने का नाटक कर रही थी। उसके बॉडी पर बहुत ही कम कपड़े थे। शंभवी उस रूम से दौड़ती हुई बाहर की तरफ भागी। अपने रूम में पहुंच के वो कुछ सोच पाती, उससे पहले चाची ने आके गेट बंद कर दिया और उसके पैरों में बैठ के रोने का नाटक करने लगी और कहा, बेटी, ये मेरी रिद्धि की जिंदगी का सवाल है। वो तो कार्तिक अचानक से आके रिद्धि को जबरदस्ती रूम में ले गया। मैंने रोका तो सबको जान से मारने की धमकी देने लगा। हम तो बहुत देर हो चुकी है। मेरी रिद्धि तो बर्बाद हो गई। अगर उसने शादी नहीं की तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। अब तुम ही अपनी चाचा चाची और बहन की जिंदगी बचा सकती हो। शंभवी का मन नहीं हो रहा था इन सब बातों को मानने का, लेकिन अभी जो उसने देखा वो क्या था। वो तो इतनी सीधी थी कि सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी चाची और बहन इतना नीचे गिर जाएंगी। उसने अपना मन बना लिया था और वो वहां से दूर चले जाना चाहती थी। उसने अपना सारा सामान पैक किया और दिल्ली की फ्लाइट में बैठ गई। दिल्ली में उसकी एक दूर की मौसी रहती थी। थोड़े दिन बाहर रह के वो सिडनी चली गई और अपना पुराना नंबर भी बंद कर दिया। वहीं जब कार्तिक को होश आया तब तक उसकी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी थी। कल तक जो उसकी जिंदगी थी, आज वो उससे दूर जा चुकी थी। दोनों माँ बेटी ने बहुत सारी फोटो ले ली थी, जिससे वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी और शादी करने के लिए बोल रही थी। नहीं तो वो सारी फोटो मीडिया को देने की धमकी दे रही थी। मीडिया में ये खबर आने का मतलब था इंपीरियल ग्रुप की बदनामी। वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी की रेपुटेशन बहुत मायने रखती थी उसके और उसकी फैमिली के लिए। लेकिन वो भी कार्तिक था। उसे पता था कि ऐसे मैटर को हैंडल कैसे करते हैं। उसने रिद्धि को किडनैप करवा के सारी फोटोज डिलीट करवानी और साथ ही वीडियो भी बनवाया, जिसमें दोनों माँ बेटी ने खुद से सब कुछ सच बताया कि उन्होंने कैसे उसे फंसाया था। पर इन सब में
उसे 3 साल लग गए। वो चाहता तो 2 दिन में भी ये कर सकता था, लेकिन वो शंभवी की फैमिली थी, इसलिए उसने सारी कोशिश के बाद सबसे लास्ट में ये कदम उठाया। वो ये भी नहीं चाहता था कि रिद्धि की बदनामी हो। सामने गेट से शंभवी को आते देख के उसने सोचा, इस बार मैं अपनी जिंदगी को किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। रोजिया शंभवी के साथ उसके घर आई थी। उन्होंने डिनर किया, फिर दोनों लेट के बातें करने लगी। आज शंभवी ने सोच लिया था कि वो रोजी को सब कुछ बता देगी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके उसने रोजी को अपने पास्ट के बारे में सब बता दिया। रोजी चुपचाप सब सुनती रही, फिर उसे गले से लगा लिया। वो ये देख के शॉक थी कि शंभवी उसे ये सब बताते हुए बिल्कुल भी नहीं रोई। अगर वो उसकी जगह होती तो शायद कब की टूट चुकी होती। थोड़ी देर वो उसके सामने बैठी रही, फिर उठ के बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराते हुए वापस आई। शंभवी उसे देख के सोच रही थी कि इतना सुनने के बाद वो स्माइल क्यों कर रही है। रोजी ने उसे थोड़ा पानी दिया और फिर उसे अपनी गोद में लिटाकर सर सहलाने लगी। तभी डोरबेल बजी। उससे पहले रोजी ने दौड़ के दरवाजा खोलने चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रोजी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। अभी वो सोच ही रही थी कि रोजी के पीछे से उसे कार्तिक आता दिखा। गुस्से से उसका फेस रेड हो गया। वो रोजी को ऐसे देख रही थी जैसे उसके अपने ने फिर से धोखा दे दिया हो। रोजी कुछ कहते उससे पहले ही वो चीख पड़ी, रोजी, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैंने अपने घाव तुम्हें इसलिए नहीं दिखाए कि तुम उस पर नमक डाल सको। तुमने आज इस इंसान को मेरे घर लाकर अच्छा नहीं किया। अभी के अभी तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। धोखा देने वालों के लिए मेरी जिंदगी और मेरे घर में कोई जगह नहीं है। बोलते हुए वो हांफने लगी और लड़खड़ा के नीचे गिर गई। कार्तिक ने भाग के उसे उठाना चाहा तो वो फिर से चिल्लाई, खबरदार, जो अपने इन गंदे हाथों से मुझे छुआ भी। आपको क्या लगता है, हाँ? आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरी और मेरी बहन की जिंदगी खराब करके आपको चैन नहीं मिला। आप क्यों आए हैं आप? मैं अगर मजबूर नहीं होती तो 50 लाख रुपए आपके चेहरे पर मार के कब की निकल गई होती। फिर वो रोजी की तरफ देखकर बोली, तुम्हें तो मैंने अपने सबसे करीब माना था। तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? रोजी को सब कुछ पहले से ही पता है। कार्तिक की शांत और बहुत ही गहरी आवाज रूम में गूंजी। शंभवी ने आंखें बड़ी करके रोजी की तरफ देखा। हाँ सैम, मुझे 2 दिन पहले ही कार्तिक ने सब कुछ बता दिया था। वो उस दिन शिप्रा से हुई बहस के बाद थोड़ा परेशान था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फ्यूचर में अगर फिर से कुछ ऐसा हो तो तुम अकेली पड़ जाओ। और वो ये भी जानता था कि तुम कभी नहीं चाहोगे कि ऑफिस में किसी को भी तुम लोगों के पास्ट के बारे में पता चले। इतना सुन के वो फिर से शेरनी की तरह दहाड़ी। तुम इस इंसान से पूछो कि आज 4 साल के बाद इतनी हमदर्दी क्यों? किस हक से ये मेरे लिए इतना कर रहे हैं? आज अचानक से मेरी इज्जत, मेरी रेपुटेशन की परवाह क्यों नहीं लगी इन्हें? बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगी। रोजी आगे बढ़ के उसे गले लगाने ही वाली थी कि कार्तिक ने आगे बढ़ के उसे अपनी बाहों में भर लिया। शंभवी से दूर करने के लिए उसे मारती रही, धक्का देती रही, लेकिन उसके बेजान शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कार्तिक की मजबूत बाहों से खुद को छुड़ा सके। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो लाश की तरह उसकी बाहों में खड़ी रही। उसे रोता देख कार्तिक के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। आंखों में खून उतर आया था। उसने धीरे से उसे सॉरी बोला। सॉरी सुनते ही उसकी बॉडी में ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि उसने एक धक्के में कार्तिक को खुद से अलग कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, सॉरी? किस बात के लिए? मेरी बहन के साथ रेप करने के लिए, या मेरे घर वालों को धमकी देने के लिए, या मुझे धोखा देने के लिए? अभी कार्तिक कुछ बोलता उससे पहले रोजी बोल उठी, बस करो सैम, प्लीज बस करो। एक बार सामने वाली की तो सुन ले। इतने गंदे इल्जाम लगाने से पहले सोच तो ले। उसने कुछ भी नहीं किया है ऐसा जैसा तुम बोल रही हो। तुम तो सब कुछ पीछे छोड़ के यहाँ आ गई, लेकिन कार्तिक तो अपने ऊपर इतने गंदे इल्जाम लिए 4 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये देखो, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो
उसने उसके सामने फोन पर वो वीडियो चला दिया जिसमें उसकी चाची और उसकी बहन ने सब सच बताया था। शंभवी अपना सर पकड़कर वहां बैठ गई। गलतफहमी के बादल छट गए थे। चांद पूरे शबब के साथ आसमान में चमक रहा था। जमीन पर बैठी शंभवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इन दिनों वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। कार्तिक ने आगे बढ़ के उसको अपने हाथों में उठाकर बेड पर लिटा दिया। रोजी भाग के पानी लेने गई। कार्तिक उसकी ऐसी हालत देख के इतना परेशान हो गया कि उसने तुरंत विवेक को फोन करके डॉक्टर को ले आने को कहा। रोजी पानी की छींटे उसके फेस पर मारने लगी, पर उसे होश ही नहीं आया। कार्तिक ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। रोजी ने कार्तिक की हालत देख के उससे कहा, कार्तिक डोंट वरी, सैम ठीक हो जाएगी, उसे कुछ नहीं हुआ है। उसकी बात सुन के कार्तिक वहीं पास पड़ी चेयर पर बैठ के बेचैनी से एकटक शंभवी को देख रहा था। विवेक डॉक्टर को जैसे ही लेके आया, कार्तिक ने जोर से उससे पूछा, इतना टाइम क्यों लगा? विवेक ने आज से पहले कभी भी कार्तिक को इस हालत में नहीं देखा था, लेकिन वो उन दोनों के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए वो उसकी बेचैनी समझ सकता था। उसने धीरे से कहा, कार्तिक रास्ते में ट्रैफिक थी थोड़ी। कार्तिक ने धीरे लेकिन बेचैनी से डॉक्टर की तरफ देख के कहा, डॉक्टर प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड टू हर। डॉक्टर ने शंभवी के पल्स चेक किए, फिर कार्तिक से कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, बस वीकनेस है थोड़ी, तो खाने पीने का ध्यान रखना होगा। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख के कार्तिक को दे दिए। विवेक डॉक्टर को लेकर निकलने लगा तो कार्तिक ने उसको देखा, जैसे कुछ बोलना चाह रहा हो। विवेक उसकी हर बात को बस एक इशारे में समझ जाता था। उसने हाँ में सर हिलाया और बाहर निकल गया। कार्तिक वहीं बैठा शंभवी के उठने का वेट करने लगा। वो इतना बेचैन दिख रहा था जैसे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली हो। 15 मिनट के बाद शंभवी ने अपनी आंखें खोली तो कार्तिक ने आगे बढ़ के उसे सहारा दिया और बेड के सहारे बैठा दिया। शंभवी ने कार्तिक के चेहरे को देखा। वो उसे आज से ज्यादा परेशान कभी नहीं दिखा था। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। कार्तिक उसके सामने बैठ गया। रोजी वहां से निकल के हॉल में बैठ गई और टीवी ऑन कर लिया। वो उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। रूम में कार्तिक शंभवी के सामने बैठा सोच रहा था कि उससे क्या बात करे। जो भी हुआ उसमें उसकी 1% भी गलती नहीं थी, फिर भी वो खुद को इन सब का जिम्मेदार मानता था। वो सर झुकाए उसके सामने बैठा था। शंभवी की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। ये देखकर कार्तिक ने बेचैन होकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, शायद पहली बार। उसकी बाहों में आके शंभवी खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे चुप कैसे कराए। उसने उसे जोर से हक किया और कहा, श्याम, आई एम सो सॉरी, मुझे आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ना था। आई एम सो सॉरी श्याम, मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। शंभवी का रोना पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। कार्तिक ने परेशान होकर उसकी तरफ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। अचानक से उसने अपने होठ उसकी गुलाब सी पंखुड़ियों जैसे होठ पर रख दिए। शंभवी का रोना एकदम से बंद हो गया। उसकी आंखें जितनी फैल सकती थी उतनी फैल गई, लेकिन कार्तिक ने अपने होठ उसके होठों से हटाई नहीं। शंभवी का फेस ऐसा रेड हुआ जैसे खून उतर आया हो। उसने कार्तिक को धक्का देना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी पकड़ से छूटना इतना आसान कहाँ था। थोड़ी देर बाद उसने कोशिश छोड़ आंखें बंद कर दी। उसमें कार्तिक के नजरों को झेलने की हिम्मत नहीं थी। कार्तिक ने उसे तब छोड़ा जब उसकी सांसें उखड़ने लगी। शंभवी अब रोना भूल गई थी। इतने दिनों का मैल आंखों से बह के निकल गया। दिल हल्का हो चुका था। खिड़की से बाहर चांद अपने पूरे आप से चमक रहा था। चांद की रोशनी से नाहे उसके चेहरे पर से कार्तिक की नजर नहीं हट रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही देखने के बाद कार्तिक ने टाइम देखा तो 12 बज चुके थे। तभी डोरबेल बजी। विवेक के साथ 2 बॉडीगार्ड दोनों हाथों में सामान लिए खड़े थे। मेडिसिन, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जूस और ना जाने क्या क्या। उन्होंने सारा सामान किचन में रख दिया।
विवेक ने मेडिसिन कार्तिक को दे दिया। कार्तिक के चेहरे पर अब पहले से ज्यादा शांति थी, वही सीरियस लुक। उसने मेडिसिन लिया और सर हिलाया। तीनों वहां से चले गए। कार्तिक पानी के साथ मेडिसिन लेके शंभवी के पास गया, जो उसे देख के फिर से शर्मा गई। कार्तिक ने उसे दवा खिलाना चाहा तो उसने दवा अपने हाथों में ले ली। दवा खाने के बाद वो वहां वैसे ही बैठी रही। फिर बोली, बॉस, अब आप घर जा सकते हैं। उसकी बात खत्म होते ही कार्तिक उठा और उसके होठों को अपने होठों में फिर से ले लिया। वो फिर उसे धक्का देने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब कार्तिक ने उसे छोड़ा तो उसने गुस्से से कार्तिक को घूरा। कार्तिक के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने उसकी आंखों में देख के कहा, जब भी तुम मुझे बॉस कहोगी मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, चाहे वो ऑफिस ही क्यों ना हो। उसके चेहरे पर ऐसी स्माइल थी जिसे देखकर शंभवी शर्म से लाल हो गई। शर्म से लाल हुई शंभवी को देखते हुए कार्तिक उठ खड़ा हुआ। शंभवी की तरफ देखकर उसने कहा, सुबह तक के लिए आपको खुद का ध्यान खुद रखना होगा। और उसने उसके सर पर किस किया, फिर गुड नाइट बोलकर बाहर निकल गया। वो अब भी शर्माई सी वहीं बैठी रही, लेकिन चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो आज से पहले कभी नहीं था। कमजोर होने के बाद भी वो इतनी सुंदर लग रही थी जितनी आज तक नहीं लगी थी। कार्तिक के जाते ही वो भाग के खिड़की के पास आ गई और नीचे देखने लगी। जैसे ही उसने नीचे देखा तुरंत ही पीछे हट गई। कार्तिक नीचे से उसे ही देख रहा था। दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गई। पीछे खड़ी रोसी उनको देख के स्माइल कर रही थी। रोसी को देखते ही उसने भाग के उसे गले लगा लिया। आंखों में आंसू भर के उसने सॉरी बोला तो रोसी ने हंस के कहा, अगर तेरी बात का भी बुरा मान लूं तो फिर कैसी दोस्ती मिसेस सीईओ। उसकी बात सुन के उसके कान लाल हो गए। सुबह 6 बजे ही उसकी नींद खुल गई। रात की बात याद आते ही उसके गालों पर लाली उतर आई। अभी भी उसकी बॉडी से कार्तिक की स्मेल आ रही थी। थोड़ी देर ऐसे बैठे रहने के बाद वो फ्रेश होने वॉशरूम चली गई। नहा के निकली, फिर सोचने लगी कि क्या पहनना चाहिए। अभी उसने फॉर्मल्स निकाल कर बेड पर रखे ही थे कि रोसी ने धीरे से कहा, जिसके कारण पूरे ऑफिस का ड्रेस कोड चेंज हो गया है, वो आज फिर से वही ड्रेस पहनने का सोच रही है। शंभवी ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कुछ समझी ना हो। उसे देख के रोसी समझ गई कि शंभवी की समझ कुछ भी नहीं आया है। उसने उसे घूरते हुए कहा, मिसेस आहूजा, कल जो आप ब्लैक ड्रेस में कहर ढा रही थी ना, ये उसी का रिजल्ट है। आपके मिस्टर को ये पसंद नहीं है कि आपको उनके अलावा कोई और देखे। शंभवी ने ब्लश करते हुए कहा, तो फिर क्या पहनूं मैं? थोड़ी देर सोच के रोसी ने कहा, इंडियन फॉर्मल्स पहन ले। दोनों रेडी होके नीचे आई तो कार उनके सामने आकर रुकी। बैठ के दोनों ऑफिस की तरफ निकल गई। करीम चाचा आज कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे थे। उन्हें खुश देख के शंभवी ने पूछा, चाचा आज कुछ खास है क्या? आप बहुत खुश दिख रहे हैं। चाचा ने खुशी से कहा, खास तो है बिटिया, 4 साल के बाद राम जी अपनी सीता जी से मिले हैं। चाचा की बात सुनकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रही। करीम चाचा ने आगे कहा, एक बात कहूं बिटिया, इन 4 सालों में छोटे साहब बस जिंदा थे। अपने आप को बिजनेस में ऐसा बिजी कर लिया कि सोना तक भूल गए। बहुत बुरे दिन देखे बेटा उन्होंने। बिना किसी को कुछ बताए अकेले ही झेलते रहे सब, ऊपर से बिजनेस का प्रेशर। बस एक बात और कहूंगा बिटिया, जितनी जल्दी हो आप दोनों एक हो जाओ। उनकी बात सुन शंभवी की आंखों में पानी भरने लगा। बड़ी मुश्किलों से आंसू को रोक के उसने बोला, अब मैं आ गई हूं ना चाचा, सब ठीक कर दूंगी। उसकी बात सुन करीम चाचा और रोजी दोनों मुस्कुराने लगे। ऑफिस पहुंचते हुए उन्हें 10 बज गए। कार से सीधा नीचे उतरी तो सामने कार्तिक खड़ा मिला। कार्तिक उसे देख के जैसे आंखें झपकाना भूल गया। डार्क ब्लू कलर का स्ट्रेट कुर्ता, नीचे एंकल लेंथ पेंसिल प्लाजो,
और न्यूड शेड की हील्स पहने वो सामने खड़ी थी। रोसी ने जबरदस्ती करके आज उसकी आंखों में काजल लगा दिया था। खुले बाल बार बार उसके चेहरे पर गिर रहे थे। कार्तिक की नजरों की गर्मी उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आगे बढ़ के कार्तिक ने रोसी को विश किया, फिर शंभवी को देखते हुए बहुत ही शांत और सेक्सी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग शाम। शंभवी जो अभी तक पूरी रेड हो चुकी थी, धीरे से विश करके उसके साथ आगे बढ़ गई। दोनों पर्सनल लिफ्ट से 13 फ्लोर तक पहुंचे। आज कार्तिक की नजरें शंभवी से हट ही नहीं रही थी। वो बस उसे ही देखे जा रहा था। वो शर्माई सी उसके बगल में खड़ी थी। दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ऑफिस पहुंच के कार्तिक काम में ऐसे बिजी हुआ जैसे वो उस कैबिन में अकेला हो। जहां कल तक शंभवी उसके बगल में बैठना नहीं चाह रही थी, वहीं आज बार बार चुपके से देख रही थी कि उसे देख रहा है या नहीं। उसे काम में इतना बिजी देख के मन ही मन सोच रही थी, क्या बगल में बैठे मैं दिखाई नहीं दे रही? इतना क्या बिजी हो ना? उसने कार्तिक की ओर देखा। लाइट ग्रे सूट पहने, आंखों पर ग्लास लगाए, वो कल रात से बिल्कुल अलग दिख रहा था। चेहरे पर एक ठहराव, आंखें और आईब्रोज हल्के सिकुड़े हुए थे। पूरा ध्यान असिस्टेंट की बातों और लैपटॉप पर था। वो ना जाने कब तक उसे ऐसे ही देखती रही। अचानक से कार्तिक ने आंखें ऊपर की और शंभवी को देखा। शंभवी पूरी ब्लैंक हो गई। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। कार्तिक के होठ के कोने हल्के से मुड़ गए। उसे थोड़ी देर देखने के बाद वो फिर से काम में लग गया। लंच के टाइम कार्तिक ने दुनिया भर की सारी हेल्दी फूड उसके लिए मंगवा ली थी। जब से डॉक्टर ने कहा था कि वो वीक हो गई है, तब से उसको खिलाने के पीछे पड़ गया था। शंभवी का एक बोल सूप में ही पेट भर गया था। फिर उसने खाना खाने में नानुकुर स्टार्ट कर दिया। कार्तिक ने उसके प्लेट में ग्रीन वेजिटेबल्स और चिकन सलाद रख दिया और ऐसे देखा कि शंभवी बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगी। लंच करके वो उठी ही थी कि कार्तिक के सामने वॉच पर मीटिंग रिमाइंडर बजने लगा। तभी विवेक और सोफिया भी आ गए साथ में मीटिंग में जाने के लिए। कार्तिक ने शंभवी को देख के कहा, मिस बोस, हैव सम रेस्ट, आई विल बी बैक आफ्टर सम टाइम। वो मुड़ के जाने लगा तो शंभवी ने कहा, बॉस, मुझे रोसी से कुछ काम है। वो इतना ही बोल पाई थी कि कार्तिक उसकी तरफ बढ़ने लगा। शंभवी को रात की उसकी बात याद आ गई। आप जब भी मुझे बॉस कहोगी, मैं आपको, उसने जल्दी से कहा, कार्तिक, मुझे रोसी से कुछ काम है, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे जा रही हूँ। कार्तिक के फेस पर एक अलग सी स्माइल आ गई। ग्लास के अंदर से झांकती उन दो आंखों में शरारत साफ दिख रही थी। उसने हाँ में सर हिलाया और विवेक और सोफिया के साथ बाहर चला गया। शंभवी के जैसे जान में जान आई। स्माइल करती हुई वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। नीचे रोसी अपने कैबिन में थी। उसे ढूंढते हुए वो वर्क स्टेशन तक आई। सबकी आंखें उसकी तरफ उठ गई। शिप्रा ने अपनी सीट पर खड़े होकर जोर से कहा, बॉस अगर इंडियन हो तो उसे इंडियन कपड़े पहन के पटाया जा सकता है। शंभवी ने उसकी तरफ देखा और हल्की से स्माइल करके इग्नोर कर दिया। उसने बगल में बैठी स्टेफी से पूछा कि रोसी कहाँ है। स्टेफी ने कहा कि वो शायद वॉशरूम गई है। शंभवी ने सोचा कि वो रोसी की कैबिन में बैठ के उसका वेट करेगी। जाने लगी तो शिप्रा ने फिर से कहा, सारे कच्चे चिट्टे जल्दी ही खुलने वाले हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ऐसी लड़कियों को। भोली सी सूरत के पीछे की गंदगी जल्दी बाहर आने वाली है। मिस बोस, यू आर हियर, आई नीड योर एडवाइस। एक बहुत ही शांत लेकिन हड्डियों को ठंडी कर देने वाली आवाज उसके पीछे से आई। पीछे देखा तो कार्तिक पॉकेट में हाथ डाले खड़ा शिप्रा को देख रहा था। फिर उसने शंभवी को देखा और हल्के से स्माइल किया। शिप्रा जैसे जम गई हो अपनी जगह पर। कार्तिक ने जैसे उसे देखा था, वो किसी को भी डराने के लिए काफी था। शंभवी उसके पीछे चल दी। रोसी के केबिन का गेट खोल उसने पहले शंभवी को अंदर जाने को कहा। तभी रोसी भी आ गई। दोनों को साथ देख के उसने स्माइल करते हुए पूछा, मिस्टर आहूजा, मे आई हेल्प यू? कार्तिक धीरे से शंभवी के पास जाके उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए प्यार से कहा,
आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यू हैव मी। शंभवी ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। कार्तिक ने आगे बढ़ के उसका सर हल्के से चूम लिया, फिर तेजी से बाहर चला गया। दिन ऐसे बीतने लगे जैसे उसने पंख लगा लिए हों। देखते देखते 1 महीना कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त वो एक शॉप पर उतर गई। उसने सोचा था कि वो खुद अपने हाथ से अच्छा खाना बना के कार्तिक के लिए ले जाएगी, जबकि वो डर भी रही थी कि वो उसे खाएगा या नहीं, क्योंकि कार्तिक के लिए खाना स्पेशल तरीके से बनवाया जाता था, जिसमें उसके न्यूट्रिशन और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता था, जिसके लिए शेफ की एक पूरी टीम काम करती थी। लेकिन फिर भी उसने ये रिस्क लेने का सोचा। वो सारा सामान लेकर अभी बाहर ही आई थी कि एक गाड़ी तेजी से उसके सामने आके रुकी और उसमें बैठे एक आदमी ने ब्लैक कलर का लिक्विड उसके फेस पर फेंकते हुए भाग गया। शंभवी के हाथ से सारा सामान छूट गया। वो अपना फेस पकड़ के वहीं बैठ गई और बहुत मुश्किल से अपनी चीखें रोकने की कोशिश करने लगी। करीम चाचा भागते हुए वहां आए और उसके फेस पर पानी डालने लगे। थोड़ी देर बाद वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। करीम चाचा और वहां खड़े लोगों ने उसे गाड़ी में बैठाया और हॉस्पिटल के लिए भागे। रास्ते में चाचा ने कार्तिक को फोन किया, जो कि उस टाइम मीटिंग में था। करीम चाचा का नंबर देख के उसने अपना हाथ हल्का सा ऊपर उठाया। उसे देख के सब चुप हो गए। फोन उठा के उसने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर सुनने के बाद उसने फोन रखा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के वहां बैठे हर एक आदमी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी महसूस हुई। उसने खड़े होते हुए विवेक से कहा कि उसे उस सुपरमार्केट के आगे की फुटेज आधे घंटे के अंदर चाहिए, और वो तेजी से वहां से निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचने में उसे 10 मिनट से ज्यादा का टाइम भी नहीं लगा। उसके हॉस्पिटल पहुंचते ही चाचा ने उसे सब बता दिया। वीआईपी वार्ड में बिस्तर पर पड़ी शंभवी की हालत देख उसकी नसें तन गई। डॉक्टर ने कहा कि किसी ने उस पर केमिकल अटैक किया था, जिससे उसके चेहरे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन 1 या 2 दिन फेस में थोड़ी जलन और सूजन रहेगी। कार्तिक वहीं बैठा उसकी तरफ देखता रहा जब तक कि उसे होश ना आया हो। आंख खोलते ही उसने सामने कार्तिक को बैठे देखा, जिसके चेहरे पर तो पहले की तरह कामनेस थी, लेकिन आंखें पहले से ज्यादा काली, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। शंभवी को होश में आया देख उसने आगे बढ़ के उसे सहारा दिया और बेड के सहारे बैठा दिया। फिर उसके बगल में बैठ के उसका हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा, कैसा लग रहा है? उसने हल्की स्माइल के साथ कहा, अब ठीक है। कार्तिक ने उसके चेहरे को अपने हाथों से सहलाया और उसकी आंखों में देख के कहा, आज के बाद आपको कहीं भी अकेले जाने की इजाजत नहीं है। रिमेंबर, यू हैव मी। शंभवी ने उसकी आंखों में देख के सर हाँ में हिला दिया। तभी गेट पर नॉक हुआ। विवेक गेट पर खड़ा कार्तिक की ओर देख रहा था। उसे देखते ही कार्तिक उठा और झटके से रूम के बाहर चला गया और विवेक उसके पीछे था। शंभवी के रूम से निकल के कार्तिक विवेक के साथ वीआईपी वेटिंग रूम में गया। खिड़की के सामने खड़े होकर वो बाहर देख रहा था। पीछे खड़े विवेक ने बोलना शुरू किया, कार्तिक, मैंने फुटेज चेक करवाया, इसमें उन लोगों का ही हाथ है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कार्तिक ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है विवेक कि क्या करना है। टेक केयर ऑफ दिस मैटर। यस बॉस। कहकर विवेक चला गया। थोड़ी देर वैसे ही खड़े रहने के बाद वो वापस शंभवी के रूम में चला गया। डिस्चार्ज पेपर आ चुके थे। थोड़ी देर में दोनों गाड़ी में बैठ के घर की तरफ निकल गए। इतनी देर में कार्तिक ने उससे एक शब्द भी बात नहीं की। घर पहुंचकर जब शंभवी कार से उतरने लगी तो कार्तिक ने उसे रोक लिया। उसने शंभवी को अपनी गोद में उठाया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो किसी बच्ची की तरह उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। वो आज जितनी सिक्योर फील कर रही थी जितना कभी नहीं किया हो। वो उसके शांत फेस को एकटुक देख रही थी, जिस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके चेहरे को देख के बताना बहुत मुश्किल था कि उसके मन में क्या चल रहा है। घर पर रोजी ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। कार्तिक के चेहरे को देख के वो समझ गई थी कि जिसने भी ये किया है उसे तो ये इस दुनिया के किसी भी कोने से पकड़ लाएगा। रोजी ने शंभवी को बेड पर लिटाने में उसकी हेल्प की। उसका चेहरा काफी हद तक ठीक हो गया था।
रोसी पानी लेने गई तो शंभवी ने धीरे से पूछा, कौन थे वो लोग? कार्तिक ने उसकी तरफ देखा और कहा, I'll take care of that. Don't worry. फिर उसे कुछ याद आया। उसने शंभवी से पूछा, आप कार से बाहर क्यों गई थी? शंभवी चुपचाप अपने हाथों को घूरने लगी तो कार्तिक ने उससे फिर से पूछा। वो फिर भी चुप रही और रोसी की तरफ हेल्प की नजर से देखने लगी। कार्तिक की आंखों की गर्मी अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रोसी ने कार्तिक को सब बता दिया कि वो उसके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी, इसीलिए शॉप में गई थी। शंभवी गुस्से से रोसी को घूरने लगी। उसे लगा था कि रोसी कोई बहाना बना देगी, बट रोसी उस पर बहुत गुस्सा थी। अगर उसे कुछ हो जाता फिर? कार्तिक ने एक लंबी सांस ली और बाहर जाके एक कॉल किया। फिर वापस आके उसने शंभवी को गोद में उठाया और रोसी को भी साथ चलने को कहा। उसकी बाहों में समटी शंभवी ने उससे पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? जवाब में उसने उसकी तरफ देखकर पूछा, मुझ पर भरोसा है? तो शंभवी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर उसे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। इतने गुस्से में होने के बावजूद भी वो शंभवी से बहुत ही प्यार से बात कर रहा था। पूरी दुनिया को वो अपने कदमों के नीचे मसल सकता था, लेकिन एक शंभवी ही थी जिसके सामने वो अपने गुस्से को भी इतने प्यार से पीता जैसे अमृत हो। कार आगे घंटे बाद रजिस्ट्री ऑफिस के सामने रुकी। वहां पहले से ही विवेक, सोफिया और करीम चाचा खड़े थे। कार्तिक उसे गोद में उठा के आगे बढ़ा। शंभवी शर्म से लाल हुई जा रही थी। इतने आदमियों के सामने वो उसे गोद में उठाए जा रहा था। उसने कोशिश की नीचे उतरने की, लेकिन कार्तिक की एक नजर ही काफी थी उसके लिए। दोबारा उसने कोशिश भी नहीं की। ऑफिस के अंदर जाके उसने बहुत आराम से उसे चेयर पे बिठा दिया। फिर विवेक के हाथ से जूस लेके उसे पिलाने लगा। सब बस उन दोनों को देख रहे थे। रोसी और करीम चाचा जहाँ दिल से खुश हो रहे थे, वहीं विवेक और सोफिया बॉस को ऐसे देखकर हैरानी में थे और खुश भी। जूस खत्म होने पर वो शंभवी के सामने घुटने पर बैठ के उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूँ। आज तुम्हें हॉस्पिटल में देख के ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें दोबारा खो दिया हो। मुझे पता है कि ये थोड़ा जल्दी है, लेकिन मेरे पास दूसरा अब कोई ऑप्शन नहीं है। मिस बोस, वी आर हियर टू रजिस्टर आवर मैरिज। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। बस शंभवी ही थी जो चुपचाप उसे देखे जा रही थी। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।